आधी रात को कंसोर्ट जोंग के बेड चेंबर से एक तेज चीख की आवाज आई, जिसमें कहा गया कि सॉवरेन निंग युआनशिन को कुछ हो गया है। वहीं दूसरी तरफ मार्की ऑफ चैंगपिंग के मैंशन के बाथरूम में शेन लैंग, जिसने अभी अभी स्वॉर्ड किंग की पत्नी को डिटॉक्सिफाई किया था, आराम से एक वुडन टब में नहा रहा था और जिन मुलान की टेंडरनेस को एंजॉय कर रहा था। अचानक उसने अपना सिर घुमाया और जिन मुलान को अपनी तरफ खींच लिया, एक बदमाश और छेड़ने वाले टोन में बोलते हुए, तुम भी अंदर आकर मेरे साथ क्यों नहीं नहा लेती। ये सुनकर जिन मुलान के गाल शर्म से लाल हो गए और उसने मना कर दिया, हस्बैंड मस्ती करना बंद करो, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम थक गए हो। हालांकि इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, शेन लैंग ने अपने हाथों से थोड़ा जोर लगाया और जिन मुलान की एक हैरानी भरी चीख निकल गई जब वो उस गर्म वुडन टब में गिर पड़ी। इस वक्त उस धुंधली स्टीम के बीच दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उस मिस्ट के हल्के असर में जिन मुलान की आंखें और आईब्राउज और भी ज्यादा डेलिकेट और चार्मिंग लग रही थीं। उसके लाल होठों पर एक ऐसी टेम्पटिंग चमक थी कि कोई भी उन्हें किस करने से खुद को रोक न पाए। शेन लैंग का दिल तेजी से धड़कने लगा और जैसे ही वो उसे किस करने के लिए आगे झुका, जिन मुलान ने अपनी उंगलियों से उसके होठों को हल्के से रोक दिया। शेन लैंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बेबी क्या हुआ, क्या तुम मुझे मिस नहीं करती। ये सुनकर जिन मुलान ने अपनी शर्म को छुपाने के लिए अपनी पलकें झुका ली। उसकी आवाज एक मच्छर की भिनभिनाहट जैसी धीमी थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती, बस आज तुमने पहले ही निंगयान के साथ इतनी मस्ती कर ली है, तो इसलिए अभी इसे भूल जाओ। कल जब तुम अच्छे से आराम कर लोगे तब हम कर सकते हैं। ये कहते हुए उसने हल्के से अपने लाल होठों को दांतों तले दबाया और अपनी बाकी की बातों को वापस अपने अंदर ही निगल लिया। उसका दिल अभी भी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। वो इस बार पूरी तैयारी के साथ आई थी कि एक ही बार में चाइल्ड कंसीव कर ले, लेकिन अचानक से प्रिंसेस का उसके बेड पर आने वाला सीन हो गया। अगर वो आज रात इंटरकोर्स कंटिन्यू करते हैं तो उसके हस्बैंड की कंडीशन डेफिनेटली काफी डाउन हो जाएगी, और अगर क्वालिटी पर असर पड़ा तो ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होगा। ये जानना जरूरी है कि उसका गोल था कि वो सबसे ब्यूटीफुल या हैंडसम बच्चा पैदा करे शेन लैंग के लिए। ये देखकर शेन लैंग तुरंत उसकी टेंशन समझ गया। उसने जल्दी से उसे कस के गले लगाया और उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट और बदमाश स्माइल आ गई। बेबी, तुम्हें अपने हस्बैंड की स्ट्रेंथ पर भरोसा रखना चाहिए। आज रात बस मेरी परफॉर्मेंस देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। जैसे जैसे रात और गहरी होती गई, मार्की ऑफ चैंगपिंग के मैंशन के बैकयार्ड में लव मेकिंग की आवाजें बिना किसी शर्म के गूंजने लगी, जो आधी रात के बाद ही जाकर धीरे धीरे शांत हुई। अगली सुबह जल्दी जैसे ही आसमान में रोशनी होने लगी, शेन लैंग, जिसने पूरी रात इतनी मेहनत की थी, जिन मुलान की बाहों में लिपटकर गहरी नींद सो रहा था, तभी अचानक खिड़की के बाहर से एक जोरदार आवाज आई, यंग मास्टर शेन यूनिक लीजी को एक अर्जेंट काम है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये शब्द सुनकर शेन लैंग झटके से उठ बैठा और उसके बगल में जिन मुलान ने भी खुद को सहारा देकर उठा लिया। अपनी नींद भरी आंखों को मलते हुए उसने पूछा कि बाहर क्या हुआ है। शेन लैंग ने हल्के से फ्राउन किया और अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। जब तक पैलेस में कोई आसमान तोड़ने जैसा बड़ा हादसा न हो गया हो, लीजी बिल्कुल सुबह सुबह इस तरह दरवाजे पर नहीं आता। बेबी, तुम थोड़ी देर और सो जाओ, मैं बाहर जाकर देखता हूं कि क्या चल रहा है। एक पल बाद शेन लैंग, जो अभी कमरे से बाहर निकला ही था, लीजी से मिला, जिसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। शेन लैंग ने पूछा, यूनिकली, इतनी सुबह सुबह आना हुआ, क्या पैलेस में किसी कंसॉर्ट को कुछ हो गया है। ये सुनकर लीजी की आंखें गुस्से और डर से फटी रह गईं और उसकी कांपती हुई आवाज में उसने कहा, यंग मास्टर शेन, कृपया इस सर्वेंट के साथ जल्दी से पैलेस चलिए, ये हिज मैजेस्टी हैं, हिज मैजेस्टी को कुछ हो गया है। ये सुनते ही शेन लैंग का चेहरा पूरी तरह बदल गया। हिज मैजेस्टी तो हमेशा हेल्दी रहे हैं, अचानक उन्हें कोई बीमारी कैसे हो सकती है। अपने दिमाग को शांत करते हुए शेन लैंग ने खुद को फोर्स किया कि वो ठंडा पड़े, और फिर उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। अभी उसके जितने भी प्लान्स चल रहे थे वो पूरी तरह से पीछे से सॉवरेन के फुल सपोर्ट पर डिपेंड करते थे। लेकिन अगर सच में सॉवरेन के साथ कोई अनहोनी हो गई तो क्या शेन लैंग ने इतनी मेहनत से जो कुछ भी मैनेज किया था वो सब पानी का बुलबुला नहीं बन जाएगा। उस वक्त उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा कि सबको लेकर फ्यूरियस टाइड सिटी भाग जाए और उसके पास यू किंगडम में खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये सोचते ही शेन लैंग तेजी से आगे बढ़ा और अर्जेंसी के साथ पूछा, अभी हिज मैजेस्टी की कंडीशन कैसी है, क्या बहुत सीरियस है। लीजी ने भारी मन से सिर हिलाया, हालात बेहद क्रिटिकल हैं। ये सर्वेंट जानता है कि हिज मैजेस्टी यकीनन नहीं चाहेंगे कि क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस को इस बारे में पता चले, इसीलिए मैं तुरंत आपको ढूंढने आ गया। अभी हिज मैजेस्टी को बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। अगर हिज मैजेस्टी के साथ सच में कोई हादसा हो गया तो मुझे डर है कि पूरा यू किंगडम बिखर जाएगा। ये सुनकर शेन लैंग का दिल बुरी तरह हिला। आखिर अचानक सॉवरेन को ऐसी कौन सी जानलेवा बीमारी हो गई जिसने लीजी को इस हद तक पैनिक करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इसके बारे में बात करें तो क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस के बीच की ये लड़ाई काफी टाइम पहले ही उस लेवल तक पहुंच चुकी थी जहां दोनों तरफ तलवारें खिंची हुई थीं और तीर कमान पर थे। ये पूरी तरह सॉवरेन के प्रेशर का ही नतीजा था कि दोनों फैक्शंस ने एक दूसरे का चेहरा नहीं नोच खाया था। लेकिन अगर एक बार सॉवरेन गिर गया तो ये लंबे समय से चल रहा कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगा। उस वक्त ये सिर्फ एक फैक्शनल लड़ाई नहीं बल्कि सिविल वॉर बन सकती है, और अभी निंगजेंग की स्ट्रेंथ देखते हुए उसमें स्ट्रगल में हिस्सा लेने की कोई एबिलिटी नहीं थी और उसको मजबूरन हार माननी पड़ेगी। सॉवरेन के साथ अभी बिल्कुल भी कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। इसी वक्त जिन मुलान भी कपड़े पहनकर बाहर दौड़ाई। दोनों के सीरियस एक्सप्रेशंस को देखकर उसने जल्दी से पूछा, हस्बैंड क्या हुआ। जिन मुलान की आवाज सुनकर शेन लैंग ने जल्दी से उसे इंस्ट्रक्ट किया, बेबी जल्दी से कमरे में वापस जाओ और मेरा मेडिसिन चेस्ट लेकर आओ, मुझे यूनिकली के साथ पैलेस जाना होगा। एक पल बाद शेन लैंग अपना मेडिसिन चेस्ट लेकर लीजी के पीछे पीछे जल्दबाजी में रॉयल पैलेस की तरफ निकल पड़ा। उसने अपने दिल में चुपचाप प्रे किया, योर मैजेस्टी प्लीज थोड़ी देर और होल्ड कीजिए, आपको मेरे आने तक टिकी रहना होगा। आधे घंटे बाद पूरे रास्ते स्पीड में आने के बाद शेन लैंग और लीजी आखिरकार कंसॉर्ट जोंग के पैलेस पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, उन्हें इनर चेंबर से कंसॉर्ट जोंग के पैनिक और दुख भरे रोने की आवाज आई। ये देखकर लीजी तुरंत आगे बढ़ा और रिपोर्ट करते हुए बोला, योर लेडीशिप,
ये ओल्ड स्लेव यंग मास्टर शेन को ले आया है। ली जी की आवाज सुनकर रोना अचानक से बंद हो गया। कंसर्ट जोंग, जो पहले ही रो रोकर पूरी तरह बिखरी हुई थी, जब उसने दरवाजे पर खड़े फिगर को क्लियर देखा तो उसने झटके से अपना सिर घुमाया। उसके रुके हुए इमोशंस तुरंत फट पड़े और उसकी आवाज एक बार फिर जोर जोर से रोने में खो गई। शेन लैंग, जल्दी से हिज मैजेस्टी को बचा लो। पिछले कुछ दिनों से हिज मैजेस्टी मेरे ही कमरे में रुक रहे थे। कल रात जब हम बादलों और बारिश की तरह प्यार में डूबे थे, वो अचानक काउच पर गिर पड़े और कुछ बोल तक नहीं पाए। ये सब क्योंकि मैं प्लेजर के लिए कुछ ज्यादा ही ग्रीडी हो गई थी। शेन लैंग, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, इन्हें जल्दी बचा लो। कंसर्ट जोंग की इस घबराहट भरी अधूरी बात को सुनकर शेन लैंग को भी अंदर ही अंदर पैनिक महसूस होने लगा। उसने और देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपनी एक्सरे विजन एक्टिवेट कर ली और निंग युआंगशन की बॉडी का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कैन और एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया। उसने अपने दिल में चुपचाप प्रे की, प्लीज भगवान ऐसा न हो कि ये एक सेरिब्रल हेमरेज निकले। ये जानना जरूरी है कि इस दुनिया में बेसिक सर्जिकल डिसइंफेक्शन तक अचीव नहीं किया जा सकता था। माइनर सर्जरीज जैसे तैसे मैनेज हो जाती थी, लेकिन क्रैनियोटमी करना सीधा किसी को डेथ सेंटेंस सुनाने के बराबर होगा। काफी देर बाद शेन लैंग के केयरफुल एग्जामिनेशन के अंदर उसने आखिरकार निंग युआंगशन की ब्रेन में प्रॉब्लम ढूंढ निकाली। ये एक थ्रोम्बस था, एक ब्लड क्लॉट की वजह से होने वाला अक्यूट सेरिब्रल इंफार्क्शन। इस एग्जामिनेशन रिजल्ट ने शेन लैंग को राहत की एक लंबी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। किस्मत से ये सेरिब्रल हेमरेज नहीं था। इस अक्यूट सेरिब्रल इंफार्क्शन को बचाने के लिए अभी भी एक 6 आवर गोल्डन रेस्क्यू विंडो थी। जब तक टाइम पर ब्लड वेसल को अनक्लॉग किया जा सकता, सॉवरेन को बचाया जा सकता था। हालांकि इस दुनिया में जहां सेरिब्रल इंफार्क्शन के बारे में किसी ने नहीं सुना था, ये बीमारी पूरी तरह से इनक्यूरेबल और होपलेस होनी चाहिए थी। अगर उसने यहां ट्रांसमाइग्रेट नहीं किया होता तो इस बार सॉवरेन अनडाउटेडली मारा ही जाता। उसके बगल में शेन लैंग को चुपचाप फ्राउन करते देख कंसॉर्ट जोंग पहले ही किसी गर्म तवे पर घूमती चींटी की तरह बेचैन थी। कुछ तो बोलो, हिज मैजेस्टी कैसे हैं? क्या अभी भी उन्हें बचाया जा सकता है? इन सवालों की झड़ी को सुनकर शेन लैंग तुरंत होश में आया और फिर प्यार से कंफर्ट करते हुए बोला, कंसॉर्ट जोंग, प्लीज रिलैक्स कीजिए। मेरे पास उन्हें ठीक करने की 80% सर्टेनिटी है। बस बात यह है कि आप अभी बहुत रेस्टलेस हैं और यहां रहना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। आप साइड हॉल में जाकर आराम क्यों नहीं करती और गुड न्यूज का वेट कीजिए। मैं नहीं जाऊंगी। ये देखकर कि शेन लैंग उसे बाहर भेजना चाहता है, कंसॉर्ट जोंग ने जल्दी से निंग युआंगशन का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, मैं हिज मैजेस्टी की रखवाली करना चाहती हूँ। शेन लैंग, मुझे बस यहीं वेट करने दो। मैं वादा करती हूँ कि कोई आवाज नहीं करूंगी और तुम्हारे ट्रीटमेंट को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करूंगी। शेन लैंग ने एक गहरी सांस ली और उसे मानना ही पड़ा। उसके बाद वो लीजी की तरफ मुड़ा और एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, यूनिकली हिज मैजेस्टी के ब्रेन की ब्लड वेसल्स एक ब्लड क्लॉट से ब्लॉक हो गई हैं। मुझे इसे 2 घंटे के अंदर क्लियर करना होगा। अगर ये टाइम मिस हो गया तो चाहे हिज मैजेस्टी बच भी जाए, वो हमेशा के लिए परमानेंटली पैरालाइज्ड हो जाएंगे। ये शब्द सुनकर लीजी बुरी तरह शॉक में था। उसने पहली बार सुना था कि ब्रेन भी ब्लॉक हो सकता है। हालांकि वो कंफ्यूज था, पर वो जानता था कि सिचुएशन क्रिटिकल है और तुरंत बो करके उसने जवाब दिया, यंग मास्टर शेन, आप बिल्कुल टेंशन न लें। जब तक हिज मैजेस्टी को बचाया जा सकता है, पूरा इंपीरियल हॉस्पिटल फुल कोऑपरेट करेगा और सारे इंपीरियल फिजिशियंस आपके ऑर्डर्स के लिए हाजिर हैं। हालांकि मॉडर्न सोसाइटी में इस बीमारी को टाइमली थ्रोम्बोलाइसिस से क्योर किया जा सकता था, लेकिन मुश्किल ये थी कि जिस दुनिया में शेन लैंग था, वहां फिलहाल ऐसी कोई सिम्टोमेटिक ड्रग्स अवेलेबल नहीं थी। अगर वो जल्दबाजी में ब्लड क्लॉट पर इंपैक्ट डालने के लिए गोल्डन ब्लड लाइन कर्स्ड बग्स का यूज करता, निंग युआंगशन की फिजिकल कंडीशन को देखते हुए वो पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाएंगे और उनकी मौत हो जाएगी। इस वक्त बार बार सोचने के बाद शेन लैंग ने आखिरकार एक लौते मेथड पर डिसाइड किया, एक बेहद फाइन सिल्वर नीडल का यूज करके सॉवरेन के स्कल में पियर्स करना, उस वैस्कुलर ब्लॉकेज को प्रिसाइजली लोकेट करना और फिर उस ब्लॉकेज को हिलाकर खोलने के लिए इनर स्ट्रेंथ का यूज करना, जिससे ब्लड फ्लो वापस रिस्टोर हो सके। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ब्रेन बहुत फ्रैजिल होता है और अंदर का न्यूरल नेटवर्क काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। जरा सी भी लापरवाही ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती थी जिन्हें वापस ठीक न किया जा सके। और इस ऑपरेशन के लिए सिर्फ 19 सेंटीमीटर की सिल्वर नीडल को ब्रेन में इंसर्ट करना ही जरूरी नहीं था, बल्कि उस सिल्वर नीडल को स्कल के अंदर से बहुत चतुराई से घुमाना भी था, ताकि सारे सेंसिटिव और फ्रैजाइल न्यूरल एरिया से बचा जा सके। ये ऑपरेशन एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट के लिए भी बेहद डिफिकल्ट था। काफी सोच विचार के बाद उसने अपना सिर उठाया और लीजी को अपने प्लान के बारे में इन्फॉर्म किया, आखिर में पूछते हुए, यूनिकली, क्या आपको लगता है कि प्रिंसेस निंगजी में ये करने की स्ट्रेंथ है? लीजी ने अपना सिर न में हिलाया। हर हाइनेस, सीनियर प्रिंसेस डेफिनेटली मार्शल आर्ट्स में काफी स्ट्रांग है, लेकिन आपके प्लान के हिसाब से, यंग मास्टर, मुझे डर है कि इसके लिए हमें किसी ग्रैंड मास्टर लेवल एक्सपर्ट को एक्शन लेने के लिए कहना पड़ेगा। ये बात कहते ही दोनों लोग चुप हो गए। तभी स्क्रीन के पीछे से एक शार्प और भारी आवाज आई, मैं करूंगा। आवाज आते ही एक लंबा और उम्रदराज ग्रैंड यूनक धीरे धीरे चलते हुए अंदर आया और इस इंसान की आइडेंटिटी किसी ऑर्डिनरी यूनक की नहीं थी। वो यू किंगडम के उन 6 ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स में से एक थे और साथ ही लीजी के एंसेस्टर भी थे। उनके आने को देखकर लीजी को जैसे एक सपोर्ट का पिल्लर मिल गया था। उसकी आंखें चमक उठी और उसने जोर से बोला, फॉस्टर फादर, आप आ गए। यंग मास्टर शेन, मेरे फॉस्टर फादर लीमू बिल्कुल एक ग्रैंड मास्टर लेवल मार्शल आर्टिस्ट हैं। अब हिज मैजेस्टी की जान बच जाएगी। ये सुनकर शेन लैंग शॉक हो गया। तो ये वही ओल्ड यूनक थे जो सिर्फ लेजेंड्स में ही एग्जिस्ट करते थे, वो ग्रेट ग्रैंड मास्टर जो हमेशा अंधेरे में एक परछाई की तरह सॉवरेन को प्रोटेक्ट करते थे। शेन लैंग को हैरान देख लीमू ने धीरे से कहा, यंग मास्टर शेन, क्या मैं इस काम के लायक रहूंगा? शेन लैंग वापस होश में आया और तुरंत हाँ में सिर हिलाया। नेचुरली, आप कर लेंगे। तो फिर हिज मैजेस्टी के लिए नीडल एडमिनिस्टर करने का ये टास्क हम आपके हवाले करते हैं एंसेस्टर। ये बोलने के बाद शेन लैंग नीचे झुका और लीमू के लिए एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करने लगा, इस डर से कि कहीं सामने वाले को ठीक से समझ ना आए।
उसने डायग्राम पर ब्लड वेसल डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल्स, इंसर्शन के बाद सिल्वर नीडल का फ्लो और डायरेक्शन, और यहां तक कि नीडल लगाते वक्त कितनी फोर्स प्रिसाइजली कंट्रोल करनी है, ये सब मार्क किया, बिल्कुल क्लियर तरीके से डायग्राम पर। काफी देर बाद लीमू, जिसने सारी एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुन ली थी, उसने हाँ में सिर हिलाया और बालों से भी पतली एक सिल्वर नीडल उठाई और बोला, इतनी सॉफ्ट और पतली नीडल से ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट्स डायरेक्शन कंट्रोल करना तो छोड़ ही दो, शायद इसे स्कल को पियर्स तक ना कर पाए, हालांकि मैं इसे एक ट्राई दे सकता हूं। ये शब्द सुनकर शेन लैंग ने तुरंत किसी को एक पिग स्कल लाने का ऑर्डर दिया ताकि वो अपना हाथ टेस्ट कर सकें। उसने देखा कि लीमू ने अपनी इनर स्ट्रेंथ का यूज किया। उनकी रिस्ट हल्की सी वाइब्रेट हुई और वो सिल्वर नीडल किसी रोशनी की किरण की तरह उस स्कल के अंदर घुस गई और एक्चुअली उसने आसानी से उसे पेनिट्रेट कर लिया था। लेकिन एक पल बाद लीमू ने अपने हाथ में पकड़ी उस सिल्वर नीडल की तरफ देखा। उनके एक्सप्रेशन और भी ज्यादा सीरियस हो गए जब उन्होंने कहा, ह्यूमन स्कल्स और पिग स्कल्स आखिरकार अलग होते हैं। नेक्स्ट, मुझे इसे ट्राई करने के लिए अब अपने खुद के स्कल का यूज करना होगा। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, शेन लैंग इंस्टेंटली शॉक में आ गया और उसके दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। खुद पर ट्राई करना? उससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, एक सॉफ्ट पूफ की आवाज आई। लीमू ने एक्चुअली वो सिल्वर नीडल अपने खुद के स्कल के आर पार घुसा दी थी। ये सीन देखकर शेन लैंग का चेहरा पूरी तरह बदल गया। सच में एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर कहलाने के लायक है कि कोई अपने साथ इस हद तक रूथलेस कैसे हो सकता है। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं हुई। लीमू ने जब सिल्वर नीडल को बाहर निकाला तो वो लीजी की तरफ मुड़े और बोले, नेक्स्ट तुम ये टेस्ट करोगे। मुझे इनर स्ट्रेंथ रिलीज का प्रिसाइज स्केल फिगर आउट करने के लिए इसे यूज करना होगा। लीजी के बिना रेजिस्ट किए पूरी तरह नेचुरली कोऑपरेट करने वाले मूवमेंट्स को देखकर शेन लैंग के दिल में इन दोनों लोगों की लॉयल्टी के लिए एक डीप रिस्पेक्ट पैदा हो गई। तुरंत उसने भी जल्दबाजी में अपनी एक्सरे विजन एक्टिवेट कर ली और लीमू के साथ नीडल एडमिनिस्टर करने में कोऑपरेट करने लगा। और इस बार शेन लैंग की डायरेक्शन के अंदर लीमू ने अपनी उंगलियों के टिप्स पर इनर स्ट्रेंथ का फ्लो मेंटेन किया, कंटिन्यूअसली उस सिल्वर नीडल को लीजी के ब्रेन की गहराई में भेजने के लिए कंट्रोल करते हुए। उन्हें इनर स्ट्रेंथ की वो लिमिट ढूंढनी थी जो ह्यूमन ब्लड वेसल्स बर्दाश्त कर सके। अचानक लीजी का चेहरा ड्रास्टिकली चेंज हो गया। उसके गले से दर्द से भरी एक दबी हुई आवाज आई, लेकिन उसकी बॉडी ने जरा सा भी मूव करने की हिम्मत नहीं की। शेन लैंग का दिल तुरंत डर से टाइट हो गया और पास से देखने पर पता चला कि लीमू ने एक पल के लिए अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं किया था और उस सिल्वर नीडल ने ऑलमोस्ट लीजी के स्कल की ब्लड वेसल्स को पियर्स कर ही दिया था। तुरंत शेन लैंग ने उसे केयरफुली चेक किया और कंफर्म करने के बाद कि लीजी के ब्रेन में कोई सीरियस डैमेज नहीं हुआ है, उसने चैन की सांस ली और ऊपर देखकर बोला, एंसेस्टर, इतना काफी होगा। अगर आपने और कंटिन्यू किया तो यूनिक लीजी की ब्लड वेसल्स इसे सह नहीं पाएंगी। ये सुनकर लीमू ने हाँ में सिर हिलाया, नीडल वापस निकाली और खड़े होते हुए बोले, गुड, मेरे दिमाग में इसका हिसाब आ गया है, हम शुरू कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, लीजी खुद को और संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। एक बार जब सब कुछ तैयार हो गया, शेन लैंग की गाइडेंस में लीमू ने वो सिल्वर नीडल पकड़ी और ऑफिशियली सॉवरेन को नीडल लगाना शुरू किया। उन्होंने अपनी सांसें रोकी और पूरा कॉन्सेंट्रेट किया। उनकी रिस्ट अचानक नीचे आई और उन्होंने केयरफुली उस नीडल को ठीक स्कल के अंदर पियर्स कर दिया। शेन लैंग ने अपनी एक्सरे विजन एक्टिवेट रखी थी। उसकी नजरें उस सिल्वर नीडल की डायरेक्शन पर एकदम फोकस थीं, जरा सा भी रिलैक्स होने की हिम्मत नहीं की। जब उस सिल्वर नीडल ने ब्लड क्लॉट ब्लॉकेज को टच किया तो लीमू ने शेन लैंग के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी इनर स्ट्रेंथ को पुश किया और फोर्स लगाई। अचानक ये फोर्स देखने में बहुत जेंटल लग रही थी, लेकिन रियलिटी में ये विंड की तरह कंडेंस थी, बिल्कुल 1000 पाउंड्स की उस फोर्स जैसा जो दिखने में सिर्फ 1 आउंस जैसी फील हो। वो ब्लॉक हुआ ब्लड क्लॉट एक ही पल में फ्लश होकर ओपन हो गया और ब्लड वेसल फिर से कंप्लीटली अनब्लॉक हो गई। ये देखकर शेन लैंग का दिल खुशी से झूम उठा। अपनी बयान न की जाने वाली खुशी को अंदर ही दबाते हुए वो सीक्रेटली चिल्लाया, सक्सेस। फिर उसने आराम की एक लंबी सांस छोड़ी और वापस चेयर पर बैठ गया। इसी वक्त लीमू को सिल्वर नीडल बाहर निकालते देख कंसोर्ट झोंग जल्दी से आगे आई और अपनी कांपती हुई आवाज को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए जल्दी से पूछा, शेन लैंग, अब हिज मैजेस्टी की कंडीशन कैसी है? वो कब होश में आएंगे? शेन लैंग ने हल्के से उन्हें कंफर्ट करते हुए कहा, योर लेडीशिप, रिलैक्स कीजिए, सब कुछ काफी स्मूथली कंप्लीट हो गया है, आप अंदर जाकर उन्हें देख सकती हैं। ये सुनकर कंसोर्ट झोंग किसी और चीज की परवाह किए बिना लड़खड़ाते हुए उस ड्रैगन काउच के पास पहुंच गई। काउच पर बेसुध पड़े पेल सॉवरेन को देखकर उसके आंसू एक बार फिर तुरंत बह निकले। ये कॉन्क्यूबाइन आप पर कभी दोबारा गुस्सा नहीं करेगी। मैं आगे से हमेशा आपकी सारी बातें मानूंगी। प्लीज जल्दी से जाग जाइए। कंसोर्ट झोंग की ऐसी सॉरोफुल आवाज सुनकर निंग युआंगशन की आईलैशेस हल्की सी कपकपाई और काफी देर बाद आखिरकार उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल ली। बस उनका दिमाग अभी भी थोड़ा कियोटिक था और पूरी तरह से अलर्ट नहीं था। ये देखकर शेन लैंग तुरंत आगे आया और इंस्ट्रक्ट किया, योर लेडीशिप, पैनिक मत कीजिए, आपको बस हिज मैजेस्टी के लिम्स और टॉर्सो पर ज्यादा मसाज करनी है ताकि उनके नर्व फंक्शंस रिकवर होने में हेल्प मिल सके। जल्दी ही शेन लैंग की मसाज और नीडिंग की गाइडेंस के अंदर निंग युआंगशन ने अचानक से एक टर्बिड और खराब सांस लंबी आवाज में छोड़ी। उनकी बिखरी हुई आंखें धीरे धीरे फोकस होने लगी और फिर उनका कियोटिक माइंड आखिरकार पूरी तरह से क्लियर हो गया। इसी वक्त निंग युआंगशन ने शेन लैंग को देखने के लिए धीरे से अपना सिर घुमाया। जब उन दोनों की आंखें मिली तो उन थकी हुई आंखों में मौत के इस हादसे से बचने की खुशी भी थी और हजारों शब्दों का कंडेंस्ड इमोशन भी भरा हुआ था। निंग युआंगशन ने शेन लैंग की तरफ देखा और सांस लेते हुए बोला, लिटिल बास्टर्ड, मैंने इस बार सच में अपनी जान का तुझ पर एक एहसान चढ़ा लिया है। मुझे लगता है इस जन्म में तो ये एहसान मैं चुका नहीं पाऊंगा। ये सुनकर शेन लैंग के चेहरे पर एक आवारा और बदमाश स्माइल चमक उठी। योर मैजेस्टी, आप बहुत पोलाइटली बिहेव कर रहे हैं। प्रिंसेस निंग यान और मैं पहले ही एक साथ सो चुके हैं, इसलिए आपको बचाना तो मेरा फर्ज था। ये सुनते ही निंग युआंगशन की पलकें फड़क उठी और वो अपने दिल ही दिल में गालियां दिए बिना न रह सका। स्टिंकी ब्रैट,
अगर तूने आज मेरी जान ना बचाई होती तो मेरा सच में यहां से उठकर तुझे बुरी तरह पीटने का मन था। दोनों की आपस में इस थोड़ी बहस के बाद निंग युआनशिन के चेहरे से मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई और उन्होंने एक भारी आवाज में अचानक से पूछा, शेन लैंग, क्या किसी ने मुझे पॉइजन दिया है? ये सवाल सुनते ही शेन लैंग ने तुरंत अपने प्लेफुल एक्सप्रेशन को साइड में रख दिया और एक सीरियस लुक ले लिया। वो अच्छे से जानता था कि अगर उसने सीधे सीधे कह दिया कि सॉवरेन को पॉइजन दिया गया था तो इसका सबसे पहला शक कंसॉर्ट झोंग पर जाएगा। आखिरकार सॉवरेन को यह अटैक अचानक उनके बेड पर ही आया था और अगर एक बार कंसॉर्ट झोंग शक के घेरे में आ गई तो थर्ड प्रिंस भी डेफिनेटली इसमें फंस जाएंगे और पूरा झोंग परिवार बुरी तरह से खत्म हो जाएगा। काफी देर तक शांत रहने के बाद शेन लैंग धीरे से बोला, योर मैजेस्टी, किसी ने आपको पॉइजन नहीं दिया। ये अक्यूट इलनेस प्योरली आपके खुद के फिजिकल रीजंस की वजह से हुई है। ये सुनकर निंग युआनशिन ने राहत की एक लंबी सांस ली। एक्चुअली उनके दिल की गहराई में वो यही चाहते थे कि उनकी खुद की बॉडी में प्रॉब्लम्स हों बजाय इसके कि उनके अपने करीबी लोग उन्हें नुकसान पहुंचाएं। उन्होंने शेन लैंग की तरफ डाउट के साथ देखा और पूछना कंटिन्यू रखा, मेरी बॉडी तो इंपीरियल फिजिशियंस ने हमेशा केयरफुली कंडीशन की है और मैं हमेशा हेल्दी रहा हूं। मुझे अचानक से एक ऐसी मलिग्नेंट बीमारी कैसे हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि इन क्वैक डॉक्टर्स की गैंग अब तक मुझसे झूठ बोलती आ रही थी? ये सुनकर शेन लैंग ने अपना सिर हिलाया और उल्टा पूछा, योर मैजेस्टी, क्या हाल ही में आपके हाथ अक्सर कांपते हैं, खासकर जब आप आराम कर रहे होते हैं? फिर भी वो अपने आप कांपते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप कुछ उठाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। निंग युआनशिन ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, पिछले साल से मुझे ये सिम्टम है, बस ज्यादा सीरियस नहीं था, इसलिए मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर शेन लैंग की त्योरियां और भी चढ़ गईं और उसने दोबारा पूछा, तो क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके हाथ पैर अकड़ गए हैं, खासकर सुबह सोकर उठने के बाद? हमेशा पूरी बॉडी में स्टिफनेस फील होती होगी और ठीक होने के लिए थोड़ी देर स्ट्रेच करना पड़ता होगा और आपकी नींद भी काफी खराब हो गई होगी। रात को शांति से सोना हमेशा मुश्किल लगता होगा। शेन लैंग को इतना सीरियस देखकर निंग युआनशिन भी नर्वस होने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने थोड़ी देर ध्यान से सोचा और एक भारी आवाज में कहा, पहले नहीं था पर हाँ, बस हाल ही में सच में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। स्टिंकी ब्रैट, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी है सीधे सीधे बोल दे, मैं अभी भी इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। शेन लैंग ने एक गहरी सांस ली और फिर बो करते हुए बोला, योर मैजेस्टी, अगर मेरा डायग्नोसिस ठीक है तो मुझे डर है कि आपको एक बेहद रेयर डिजीज हो गई है, मूवमेंट डिसऑर्डर डिजीज, जिसे मेडिसिन की भाषा में पार्किंसन सिंड्रोम कहा जाता है। यहां तक बोलने के बाद शेन लैंग रुका। उसने अपने शब्दों को ठीक से चुना और आगे बोला, यह बीमारी ऐसी है कि मैं भी सिर्फ आपके सिम्टम्स को कम कर सकता हूं और इस बीमारी के बढ़ने की स्पीड को डिले कर सकता हूं, लेकिन इसे पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकता। ये शब्द सुनकर निंग युआनशिन ने एक गहरी सांस ली, अपने इमोशंस को दबाते हुए और एक कांपती हुई आवाज में पूछा, तो मैं और कितने साल जिंदा रह सकता हूं? योर मैजेस्टी, आप बेफिक्र रहिए, शेन लैंग ने जल्दी से उन्हें कंफर्ट करते हुए कहा, यह बीमारी कोई टर्मिनल इलनेस नहीं है, ये डायरेक्टली आपकी जान के लिए खतरा नहीं बनेगी। आगे चलकर मेरी केयरफुल केयर के अंदर आपके लिए आराम से 10 या 20 साल और जीना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बात यह है कि उसने टॉपिक चेंज किया और अपनी आवाज को थोड़ा और सीरियस बनाते हुए आगे कहा, बाद में जैसे जैसे ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ेगी आपके लिम्स का कांपना और भी ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा, शायद चलना फिरना भी मुश्किल हो जाए और उस वक्त मुझे डर है कि ट्रांसपोर्ट के लिए आपको सिर्फ एक व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ेगा। शेन लैंग की बातें किसी दबी हुई बिजली से कम नहीं थीं जो सॉवरेन निंग युआनशिन के दिल पर जोर से गिरी थी। तुरंत उन्होंने खुद को शांत किया और नॉर्मल दिखने का नाटक करते हुए पूछा, मैं और कितने टाइम तक नॉर्मली चल सकता हूं? ये सवाल सुनकर शेन लैंग एक लंबी शांति में डूब गया। काफी देर बाद वो बोला, ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ 7 से 8 साल तक ही ठीक रह पाएंगे। उसके इस छोटे से जवाब ने इंस्टेंटली पूरे कमरे में एक मौत जैसी शांति फैला दी। इस वक्त निंग युआनशिन ने अपने दांत कसके पीस लिए, अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, जबकि उनकी पूरी बॉडी अनकंट्रोलेबली कांप रही थी। पर आखिरकार वो अपने अंदर उमड़ रहे दुख को दबा नहीं पाए और रोते हुए उनकी आवाज फट गई, तुम जानते हो, एक मौनक के रूप में कोई भी इंसान अपना वीक पोस्चर नहीं दिखा सकता, वरना सारे सब्जेक्ट्स उससे डरना छोड़ देंगे और आसपास के दुश्मन भी हमारे सामने अपने दांत दिखाने लगेंगे। इसलिए शेन लैंग, उनकी निगाह अचानक से शार्प हो गई। इसके पहले कि मैं पूरी तरह से गिर जाऊं, इस सक्सेशन की स्ट्रगल का एक फाइनल रिजल्ट निकालना ही होगा। ये सुनकर शेन लैंग बुरी तरह शॉक हो गया। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सॉवरेन की बीमारी सच में इस सक्सेशन स्ट्रगल की प्रोग्रेस को इतना एक्सेलरेट कर देगी। लेकिन अभी निंग झेंग के पंख पूरी तरह से आजाद नहीं हुए थे और उसकी फाउंडेशन भी वीक थी। ये सिचुएशन उसके लिए बेहद डिसएडवांटेजेस थी। कुछ देर सोचने के बाद शेन लैंग अचानक झुका और बोला, योर मैजेस्टी, क्या आप मेरी एक बात सुनेंगे? निंग युआनशिन ने सिर हिलाया और उसे कंटिन्यू करने का इशारा किया। शेन लैंग ने सीरियसली कहा, योर मैजेस्टी, अब से लेकर आपको कम से कम आधे महीने तक बेड पर आराम करना होगा और कोर्ट अटेंड नहीं करना है। उस वक्त कोर्ट की सिचुएशन नेचुरली टर्बुलेंट हो जाएगी और क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस के बीच सक्सेशन की ये लड़ाई इंस्टेंटली बेहद फियर्स हो जाएगी। और इससे भी ज्यादा क्रूशियल बात यह है कि सदर्न ओयांग किंगडम और चू किंगडम की वॉर सिचुएशन, एक बार जब उन्हें योर मैजेस्टी की खराब हेल्थ की न्यूज मिलेगी तो हमारे यू किंगडम का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डेफिनेटली और तुरंत डेंजरस हो जाएगा। खासकर चू किंगडम, वो हमारे वीक पड़ने का फायदा उठाने और हमें बुरी तरह काटने के इस मौके को एब्सोल्युटली हाथ से जाने नहीं देंगे। और करंट सिचुएशन में यूए और चू कंट्रीज के बीच के डिस्प्यूट को नेगोशिएशन के जरिए सॉल्व करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, जब तक कि हम कॉम्प्रोमाइज और कंसीड ना कर लें। लेकिन ऐसा करने से चू किंग और ज्यादा ग्रीड दिखाएंगे और हमारा फायदा उठाएंगे। और शायद ऐसी अब्सर्ड सिचुएशन भी आ सकती है जहां हमारा यू किंगडम प्लेनली वॉर जीतने के बावजूद सॉवरेंटी फॉरफिट करने वाली एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करने पर मजबूर हो जाए। तो योर मैजेस्टी, जब नेगोशिएशन अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता तो क्यों ना मेरे पिछले प्रपोजल को फॉलो करें और डायरेक्टली एक बॉर्डर हंट रखें जहां विनर सारी जमीन और इंडेमनिटी डिमांड करेगा। और 4 महीने बाद जब आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी और जब आप सबके सामने हाई स्पिरिट्स में आएंगे और सिर्फ
2000 नई रिक्रूट्स का यूज करके चू किंगडम की एलीट आर्मी को एक ही झटके में हरा देंगे तो आपका प्रेस्टीज श्योरली एक बार फिर से पीक पर चढ़ जाएगा, जो इस बीमारी से आए नेगेटिव इम्पैक्ट को पूरी तरह से ऑफसेट कर देगा। और उस वक्त चाहे डोमेस्टिक सब्जेक्ट्स हों या विदेशी ताकतवर दुश्मन, वो सब फिर से आपका खौफ महसूस करेंगे। शेन लैंग का ये प्रपोजल सुनकर निंग युआनशियन गहरे सोच विचार में डूब गए। चू किंगडम के 5000 एलीट ट्रूप्स को सिर्फ 2000 नई ट्रूप्स के साथ हराना, बिना किसी 1 लाख की बड़ी आर्मी की जरूरत के और बिना किसी एस्ट्रोनॉमिकल मिलिट्री एक्सपेंसेस को खर्च किए, अगर ये सच में अचीव किया जा सकता है तो ये अनडाउटेडली एक शॉकिंग अचीवमेंट होगी। एक कंट्री के रूलर के तौर पर ऐसी टेम्पटेशन सच में इरेजिस्टिबल होती है। कुछ देर इस पर विचार करने के बाद उन्होंने अपनी आंखें उठाकर शेन लैंग को देखा और कॉशियसली पूछा, अगर हम हार गए तो क्या होगा? शेन लैंग ने हल्के से खांसते हुए पूरी तरह शांत और अनक्वेश्चनेबल सर्टेनिटी के साथ कहा, करंटली इस दुनिया में हर किसी का यही मानना है कि हम डेफिनेटली हार जाएंगे, लेकिन मैं योर मैजेस्टी को यहां गारंटी दे सकता हूं कि हम ये बैटल डेफिनेटली जीतेंगे। अगर मुझे फिर भी कहना पड़े कि हारने पर क्या होगा तो मैं हिज हाइनेस निंगजैंग और उनके सबॉर्डिनेट्स को लेकर ओवरसीज भाग जाऊंगा और फ्यूरियस टाइड सिटी की तरफ रिट्रीट कर लूंगा और उसके बाद सक्सेशन की इस स्ट्रगल से पूरी तरह पीछे हट जाऊंगा और कैपिटल में दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगा। यहां तक आते आते शेन लैंग ने अचानक टॉपिक चेंज कर दिया। उसकी आंखों में चालाकी की एक चमक थी। लेकिन अगर मैं जीत गया तो क्या आपके पास मेरे लिए कोई रिवॉर्ड है? ये सवाल सुनते ही निंग युआनशिन के दिल में इंस्टेंटली खतरे की घंटी बजने लगी। ये स्टिंकी ब्रैट सच में मेरे लिए फिर से एक गड्ढा खोद रहा है। अब तुझे क्या चाहिए? शेन लैंग मुस्कुराया। उसके चेहरे पर थोड़ी चोरों जैसी स्माइल आ गई और बोला, योर मैजेस्टी, अगर हम ये बैटल जीत जाते हैं तो मैं आपसे जेंटली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फॉर्मली हिज हाइनेस निंगजैंग को सक्सेशन सीज करने का एक चांस दें, उन्हें टीएनयू कमांडर के तौर पर अपॉइंट करें और उन्हें अपनी आर्मी में 5000 लोगों को एक्सपैंड करने की परमिशन दें। शेन लैंग की ये रिक्वेस्ट सुनकर निंग युआनशिन तुरंत सब कुछ समझ गए। ये टियान्यू कमांडर पूरे कैपिटल की सिटी डिफेंस आर्मी को कंट्रोल करता है, जिसकी पावर बेहद प्रोमिनेंट है और करंट टियान्यूआई कमांडर क्राउन प्रिंस निंग यी का एक खास आदमी है। इस इंसान ने पहले भी शेन लैंग को प्रोवोक और ऑफेंड किया था। अब शेन लैंग इस पोजीशन को छीनना चाहता है। शायद पहला रीजन अपनी पर्सनल रिवेंज लेना है और दूसरा क्राउन प्रिंस की पावर को पूरी तरह से वीकन करने का एक मास्टर स्ट्रोक खेलना है। और निंग जेंग के लिए ये बिल्कुल आसमान में उड़ने जैसा माना जाएगा। ये उनके यानी निंग युआनशिन की पूरी दुनिया में ये अनाउंस करने जैसा होगा कि निंग जेंग, एक ऐसा प्रिंस जिसे हमेशा इग्नोर किया गया है, उसने ऑफिशियली सक्सेशन हासिल करने की क्वालिफिकेशन पाली है। हालांकि क्या शेन लैंग सच में जीत पाएगा? एक बार जब यूए और चू कंट्रीज बॉर्डर हंट अग्रीमेंट साइन कर लेंगी तो चू किंगडम डेफिनेटली अपनी सबसे एलीट और पावरफुल आर्मी डिस्पैच करेगा और शेन लैंग की सिर्फ 2000 नई रिक्रूट्स जो अभी अभी उसके अंडर सेटअप हुई हैं, उनका चू किंगडम की ब्रेव और बैटल हार्डन्ड एलीट ट्रूप्स को हराना ये अनडाउटेडली एक फैंटेसी ही लग रही थी। हालांकि निंग युआनशिन ने फिर सोचा कि इस बच्चे ने जो भी बड़ी बड़ी बातें उनसे कही थी वो सब एक एक करके पूरी हुई हैं। उसने अभी अभी उनकी जान को मौत के दरवाजे से वापस खींचकर बचाया है। इसकी एबिलिटी और लॉयल्टी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तो क्या अभी भी बेट लगानी चाहिए? बार बार सोचने के बाद निंग युआनशिन की आंखों में एक फाइनल डिसाइसिवनेस की चमक आई और उन्होंने सीरियसली कहा, शेन लैंग, मैं निंग जेंग पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तेरी स्ट्रेंथ पर भरोसा है। अगर ये बैटल हम जीते तो मैं तेरी रिक्वेस्ट पूरी करूंगा। निंग जेंग को फॉर्मली टियान्यू कमांडर के तौर पर अपॉइंट करूंगा और उसे अपनी आर्मी में 5000 और सैनिक जोड़ने की परमिशन दूंगा। लेकिन अगर तू हारा तो तू तुरंत निंग जेंग और अपने लोगों को लेकर समुद्र पार बहुत दूर चला जाएगा। जितना दूर हो सके उतना दूर, कभी लौट कर वापस आने के लिए नहीं। अब मेरा टाइम ज्यादा नहीं बचा है। एक बार जब मैं सच में गिर गया तो मैं आगे तुझे और प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। निंग वी और निंग क्यूआई तुझसे हड्डियों तक नफरत करते हैं। उस वक्त वो तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इस क्रिटिकल जंक्चर पर भी निंग युआनशिन को अपने बारे में सोचते हुए देखकर शेन लैंग का दिल इमोशन से भर गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जलती हुई आंखों के साथ निंग युआनशिन की तरफ देखा। योर मैजेस्टी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इस बैटल में मैं शेन लैंग आपके लिए डेफिनेटली एक ऐसा चमत्कार पैदा करूंगा जो पास्ट और प्रेजेंट दोनों को शॉक करके रख देगा। पूरे यू किंगडम के लिए मैं चू किंगडम के एलीट्स की धूल चटा दूंगा। दुनिया वालों को यह दिखा दूंगा कि हमारे यू किंगडम को कोई बुली नहीं कर सकता और एक मोना की ऐसी बेइज्जती नहीं की जा सकती। सॉवरेन को प्रॉपर्ली सेट करने के बाद शेन लैंग, जिसका ध्यान बार बार जिन मुलान की तरफ ही जा रहा था, बिना रुके तुरंत घर की तरफ भागा। अनएक्सपेक्टेडली जैसे ही उसने मैंशन का दरवाजा खोला, एक जानी पहचानी फिगर उसकी आंखों के सामने आ गई। शेन लैंग ने इंस्टेंटली एक्साइट होकर कहा, ब्रदर युन। उस इंसान ने घूमकर जवाब दिया, ये कोई और नहीं बल्कि शेन लैंग का स्वोन ब्रदर इंपीरियल एम्बेसडर युन मेंगजे था। ताकि निंग यान स्मूथली शेन लैंग के साथ रह सके, वो स्पेशली फ्लेम कैपिटल वापस गया था और खुद जाकर हर जगह लोगों से प्रिंस लियन के साथ इस मैटर को सेट करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। लेकिन युन मेंगजे को हर जगह से सिर्फ कोल्ड लुक्स और इवेजन्स का ही सामना करना पड़ा और अल्टीमेटली वो अपने मकसद में फेल हो गया। इस वक्त युन मेंगजे ने शर्म से भरे चेहरे के साथ खुद पर ही हंसते हुए कहा, ब्रदर लैंग, तेरा ये बेवकूफ भाई सच में बेकार है। महीनों तक पागलों की तरह यहां वहां दौड़ने और मेहनत करने के बाद भी आखिर में निंग हान की एक लेटर जैसा असर भी नहीं दिखा पाया। शेन लैंग ने अपना सिर हिलाया। ब्रदर, आपको खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। आपकी इंटेंशन मेरे दिल पर पहले ही छप चुकी है। इन पिछले कुछ महीनों तक बाहर दौड़ भाग करने में आपको जरूर बहुत परेशानियों और ग्रीवेंसेस का सामना करना पड़ा होगा। ये सुनकर युन मेंगजे ने हल्के से एक सांस छोड़ी और फिर जैसे कुछ याद आने पर अचानक मुस्कुराते हुए बोला, सही कहा ब्रदर लैंग, इस बार वापस आते वक्त मैं ऐसी न्यूज लाया हूं जिसमें तुझे इंटरेस्ट जरूर होगा। कियू याओर ने ओवरसीज अपना एक खुद का किंगडम एस्टैब्लिश कर लिया है। ये सुनते ही शेन लैंग शॉक हो गया। एक किंगडम एस्टैब्लिश कर लिया? कियू याओर, क्या उसका सपना अननोन वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करने का नहीं था? वो अचानक ओवरसीज एक किंगडम क्यों बनाएगी? उसकी इस हैरानी को देखकर युन मेंगजे ने एक्सप्लेन किया, ब्रदर लैंग, तुम्हें भी समुद्र के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए।
वहां पर बहुत सी ट्रेड फ्लीट्स किसी पायरेट से कम नहीं होती। ये फीमेल डेविल एक ग्रुप ऑफ पायरेट्स को ईस्ट की तरफ सेल करवा के ले जा रही थी, ओरिजिनली किसी अननोन लैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन मिराकुलसली रास्ते में ही उसने औरों को प्रोवोक नहीं किया, पर उसका सामना ऐसी कुछ फॉरेन पायरेट ट्रेड फ्लीट से हो गया जिन्हें आसमान की ऊंचाई और जमीन की गहराई का कुछ पता नहीं था। उन लालची दुश्मनों ने देखा कि उसकी फ्लीट छोटी है और उन्होंने उसको पूरी तरह से निगलने का सोचा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उनका अपना लक ही पूरी तरह से खत्म हो गया। वो एक ऐसी टिड्डी दल की तरह गुजरी जिसने अनगिनत सिटी स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो सच में इनविंसिबल और हमेशा जीतने वाली बन चुकी है। अब जो बचे हुए सिटी लॉर्ड्स हैं उनमें से ज्यादातर तो पहले ही फ्लेम कैपिटल भाग चुके हैं और इस वक्त फ्लेम एम्परर के सामने उसे खत्म करने के लिए ट्रूप्स भेजने की भीख मांग रहे हैं। ये सब सुनकर शेन लैंग अपने दिल ही दिल में खुद से बड़बड़ाने लगा। ऐसे ब्रूटल तरीके से एक्ट करना क्यू यावर का स्टाइल तो नहीं लगता। क्या वो हमेशा अपनी इस बात पर गर्व नहीं करती थी कि वो दुश्मनों में किसी सर्वाइवर्स को नहीं छोड़ती? जैसे शेन लैंग की थॉट्स को पढ़ लिया हो, युन मेंगजे आगे बोला, ऐसा कहा जाता है कि समुद्र में आए एक तूफान के बाद वो 2 महीने के लिए गायब हो गई थी। उस वक्त सबको लगा था कि वो समुद्र की गहराई में दफन हो गई है, लेकिन ठीक उस वक्त जब उसके कमांड के अंडर चलने वाली फ्लीट पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर थी, वो अचानक दोबारा अपीयर हुई और उसकी स्ट्रेंथ पहले से भी कहीं ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी थी। इतनी स्ट्रांग कि उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये उसी टाइम की बात है। हालांकि उसने अभी भी कई सारी सिटीज में स्लॉटर किया, लेकिन उसने बहुत से ओप्रेस्ड स्लेव्स को बचा भी लिया और उसके बाद उन्हीं लोगों को लीड करके एक पूरा कंट्री एस्टैब्लिश कर दिया। शेन लैंग खुद को बुरी तरह स्टन होने से रोक नहीं पाया। 2 महीने के लिए गायब हो गई थी। उस टाइम से कैलकुलेट करूं जब मुझे पता चला था कि ये औरत प्रेग्नेंट है, तो अभी तक करीब 1 साल हो चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में वो एक्चुअली बच्चा पैदा करने गई हो? ये सोचते हुए उसने युन मेंगजे की तरफ देखा और पूछा, ब्रदर युन, क्या आपने उसके बच्चा पैदा करने की कोई खबर सुनी है? युन मेंगजे ने सिर हिलाया। इस बारे में तो नहीं सुना, लेकिन अब उसका एक अजीब सा टाइटल पड़ गया है, द क्वीन प्रेग्नेंट विद द डेविल। ये सुनते ही शेन लैंग पूरी तरह से स्पीचलेस हो गया। तो इसका मतलब ये क्यू यावर एक प्रेग्नेंट पेट के साथ ही फाइटिंग और किलिंग कर रही थी? तब तो उसके पेट में पलने वाला बच्चा इन सारे दुश्मनों के रोने धोने की आवाजों को अपनी प्रीनेटल एजुकेशन समझ रहा होगा। उसकी इस अजीब शक्ल को देखकर युन मेंगजे खुद को छेड़ने से रोक नहीं पाया। मेरे भाई, ये सुनकर कि ये औरत इतनी हेवन डिफाइंग है और अभी भी अपने पेट में तेरा ही खून और मांस पाल रही है, मैं सोच रहा हूं तेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है। शेन लैंग ने अपने कंधे उचकाए और आराम से कहा, कोई स्पेशल फीलिंग नहीं है। उसके एक्शंस का ओरिजिनली मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर युन मेंगजे अपने होंठ सिकोड़ते हुए थोड़ा रिग्रेट फील करने लगा। ब्रदर लैंग, तू नहीं जानता, जब मैंने क्यू यावर के इनग्लोरियस डीड्स के बारे में सुना तो मुझे लगने लगा कि मैं ही काफी बेकार इंसान हूं। शेन लैंग बेबसा मुस्कुराया। ब्रदर युन, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी हेवन डिफाइंग औरत के सामने मुझे डर है कि कोई भी आदमी उससे नीचे होने पर शर्म महसूस ही करेगा। युन मेंगजे ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बहुत सही कहा। पहले मैं सोचता था कि निंग हान और क्यू यावर दोनों सेम लेवल की फिगर्स हैं, लेकिन अब लगता है कि क्यू यावर तो निंग हान से कहीं ज्यादा हेवन डिफाइंग है, क्योंकि एक प्रिंसेस होने के नाते निंग हान के पीछे स्काइज एंड सी पवेलियन की पावर है, जबकि क्यू यावर के पास जो कुछ भी है वो पूरी तरह से उसकी खुद की हार्डवर्क पर डिपेंड करता है। निंग हान का नाम सुनकर शेन लैंग उस बिच निंग हान पर थूकने से रुक नहीं पाया। क्या वो इस लायक भी है कि उसका नाम क्यू यावर के लेवल के साथ मेंशन किया जाए? शेन लैंग का एटीट्यूड देखकर युन मेंगजे ने अचानक पूछा, ब्रदर लैंग, क्या ये न्यूज सच है कि पिछले कुछ दिन पहले तुमने निंग हान को बुरी तरह ऑफेंड किया था? शेन लैंग थोड़ा स्टन रह गया। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रदर युन को भी इस मैटर के बारे में पता होगा, यहां तक कि फ्लेम कैपिटल में भी। युन मेंगजे ने सिर हिलाया। ब्रदर लैंग, तू जानता नहीं है कि फ्लेम कैपिटल ईस्टर्न वर्ल्ड का सेंटर है। वहां के हाई लेवल्स में ऑलमोस्ट कोई सीक्रेट्स नहीं होते। जो कुछ भी होता है वो कुछ ही दिनों में पूरे शहर में फैल जाता है। लेकिन ब्रदर लैंग इस पॉइंट पर पहुंचकर युन मेंगजे अचानक उसके पास आया। उसने शेन लैंग की गर्दन पर अपना हाथ रखा और पूरी तरह सीरियस होकर बोला, निंग हान के पीछे जो स्काइज एंड सी पवेलियन की पावर है वो तुम्हारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा ह्यूज है। शेन लैंग ने कैजुअली मुस्कुराते हुए कहा, क्या वो लोग निंग हान के लिए स्पेशली मुझ जैसे एक नेमलेस पॉइंट पर रिटेलिएट करेंगे? युन मेंगजे ने ना में सिर हिलाया। वो डायरेक्टली ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन स्काइज एंड सी पवेलियन का तुम्हारे प्रति कोल्ड एटीट्यूड ही तुम्हारे लिए फेटल साबित हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया की एंडलेस पावर्स स्काइज एंड सी पवेलियन को प्लीज करने के लिए हर तरीका आजमाती रहती हैं, ताकि उन्हें पवेलियन मास्टर का रिकग्निशन मिल सके। अब जब उन्होंने क्लियरली तुम्हें डिसलाइक करना स्टार्ट कर दिया है, तो जो भी फोर्सेस स्काइज एंड सी पवेलियन के क्लोज जाना चाहती हैं वो डिस्गाइज तरीके से खुद ब खुद तुम्हारी दुश्मन बन जाएंगी। इसलिए ब्रदर लैंग, मुझे सच में बहुत रिग्रेट है, क्योंकि तुम्हारा ये भाई इस मैटर में पूरी तरह से पावरलेस है। ये सुनकर शेन लैंग एक बार फिर से गाली देने से खुद को रोक नहीं पाया। निंग हान, ये बिच सच में एक बड़ी प्रॉब्लम है, पर जब स्काइज एंड सी पवेलियन ही अनजान बन रहा है तो मुझे उनके क्लोज जाने के लिए खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आगे चलकर क्या होगा, मैं शेन लैंग उस स्काइज एंड सी पवेलियन से एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर लूंगा और दूर रहूंगा। उसी शाम आसमान पूरी तरह डार्क होने से पहले ही जिन मुलान ने जल्दी से शेन लैंग को बेड पर प्रेस कर दिया और फिर बड़ी खूबसूरती से खुद को उसकी बॉडी पर लपेट लिया। इस रात बिछड़ने के उस दर्द और अपने वारिस को पैदा करने के ऑब्सेशन को अपने दिमाग में लिए हुए उसने शेन लैंग से बार बार वार्मथ और कंफर्ट डिमांड किया। अगले दिन की सुबह होते ही जिन मुलान पहले ही सेट ऑफ करने के लिए मैंशन के गेट पर खड़ी थी। इस वक्त उसने आगे बढ़कर शेन लैंग के गालों को हल्के से पिंच किया और रिलक्टेंस से भरी आंखों के साथ उसको इंस्ट्रक्ट किया, हस्बैंड, तुम्हारे पास अब मैं और बिंगर हमेशा साथ में हैं, और अब आगे चलकर प्रिंसेस निंग यान भी इसमें ऐड हो चुकी है, तो अब तुम बिल्कुल अलाउड नहीं हो कि बाहर किसी औरत के बारे में सोचो या उसके आगे प्रवोक हो। याद रखना। उसे इस हालत में देखकर शेन लैंग ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और प्यार से कंफर्ट करते हुए बोला, बेबी, तुम्हें अपने हस्बैंड के कैरेक्टर पर भरोसा रखना चाहिए।
तुम्हारे जाने के बाद मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए खुद को पूरी तरह से प्योर रखूंगा और बिल्कुल भी किसी और औरत को मुझे जरा सा भी टच नहीं करने दूंगा। शेन लैंग की इस कसम को सुनकर साइड में खड़े शेन 13 ने गुस्से में एक बड़ा सा व्हाइट आई रोल किया, अपने दिल ही दिल में सोचते हुए कि उसके मास्टर का चार्म तो हमेशा से ही अनस्टॉपेबल रहा है। मुझे डर है कि इसकी ऐसी कसम का तो भूत प्रेत भी विश्वास नहीं करेंगे। जिन मुलान को भी नेचुरली ये पता था कि शेन लैंग की ये बातें मोस्टली उसे सिर्फ मना कर खुश करने के लिए थीं, लेकिन वो खुद अच्छी तरह जानती थी कि उसके सर पर अब एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको अभी निकलना पड़ेगा। मजबूर होकर वो नीचे झुकी और शेन लैंग के गाल पर एक जेंटल किस दे दी। फिर वो मुड़ी और हिम्मत के साथ अपने घोड़े पर बैठ गई। रेंस को टाइट करने के बाद उसने फिर एक बार मुड़कर शेन लैंग की तरफ देखा और उसे फिर से सारी इंस्ट्रक्शंस दी। उसके बाद एक भारी दिल के साथ अपने घोड़े को मिथिकल टर्टल सिटी की तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड़ लिया और अपनी जर्नी शुरू कर दी। जिन मुलान के जाने के बाद वक्त एक ही पल में उड़ गया। जल्दी ही सॉवरेन निंग युआंगशेन के बीमार पड़ने और लगातार कई दिनों तक कोर्ट अटेंड न करने की खबर किसी परिंदों के पंखों की तरह पूरे कैपिटल में फैल गई। एक कंट्री के रूलर की ऐसी सीरियस इलनेस हमेशा से कोर्ट की टर्मोइल्स को ट्रिगर करने के लिए काफी होती है। एक वक्त के लिए जितनी भी छुपी हुई फोर्सेस थीं उन्होंने हलचल मचानी शुरू कर दी। किसी ने तो अकेले में चुपचाप ये भी पता लगा लिया था कि जिस रात सॉवरेन बीमार पड़े थे उस रात इमरजेंसी एड के लिए सबसे पहले शेन लैंग पैलेस में गया था। कई लोग अपने अलग अलग थॉट्स को दिमाग में लिए हुए उसके दरवाजे पर आने लगे ताकि वो शेन लैंग से सॉवरेन की एक्चुअल कंडीशन के बारे में जानकारी निकाल सके। लेकिन सरप्राइजिंगली उन सबको फीमेल जनरल्स द्वारा उस मैंशन के दरवाजे पर ही ब्लॉक कर दिया गया और वो मेन गेट के अंदर भी कदम नहीं रख सके। लेकिन आखिरकार कागज की परछाइयों में आग को तो छुपाया नहीं जा सकता था। कुछ ही टाइम में एक धमाके जैसी एक्सप्लोसिव न्यूज शांति से सब जगह फैल गई कि निंग युआंगशेन के अचानक बीमार पड़ने का एक्चुअल रीजन पूरी तरह से ये था कि वो लगातार कई दिनों से कंसोर्ट झोंग के साथ वक्त बिता रहे थे और फाइनली उस इंडल्जेंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और बिस्तर पर ही गिर गए और सेक्स के दौरान उन्हें एक सडन स्ट्रोक आ गया था। जैसे ही ये खबर बाहर आई हर तरफ लोगों के प्राइवेट डिस्कशन स्टार्ट हो गए। हमेशा सॉवरेन को इतना अपराइट और मैजेस्टिक देखने वाले उन लोगों ने ऐसी चीज कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो इतने फैचुअस रूलर निकलेंगे जो फीमेल चार्म्स के इतने ग्रीड में फंस जाते हैं। बिस्तर के मैटर्स में इस हद तक क्रेजी हो जाना, इस वजह से उन्होंने सच में यू किंगडम की सारी इज्जत को डुबा दिया। एक तरफ जहां हर तरफ ये अफवाहें आग की तरह फैल रही थीं, वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक ऐसी पॉलिटिकल रिएक्शंस हुई जिन्होंने सबको चौंका दिया। सबसे पहले ग्रेट फ्लेम एम्पायर के प्रिंस वू के बेटे और झोंग शिशी के बीच की ब्लाइंड डेट एकदम सैड और बेकार तरीके से टूट गई। फिर झूलिन की सदन ओयांग किंगडम वाली लार्ज आर्मी और साथ ही साथ झोंग याओ के अंदर कमांड होने वाली आर्मी ने एक के बाद एक अपनी बैटल लाइन श्रिंक कर ली। अपनी ओरिजिनल स्टेशंस पर वापस विड्रॉ करते हुए उन्होंने ओपनली इन आने वाले डिजास्टर्स सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ चू किंगडम ने ये देखते हुए कि यू किंगडम के कोर्ट्स अब इस कदर मेसी और क्योटिक हो चुके हैं, ठीक वैसा ही एक्ट करना स्टार्ट किया जैसा शेन लैंग ने प्रिडिक्ट किया था। वो दोनों कंट्रीज के बॉर्डर पर बैठकर नेगोशिएशन टेबल पर बुरी तरह से एरोगेंट हो गए। चू एनवॉयज ने तो एकदम हाई प्राइसेस मांगने शुरू कर दिए थे, क्लेम करते हुए कि वो न सिर्फ कैप्चर्ड फोर्ट्रेसेस वापस देने से मना कर रहे हैं बल्कि उन्हें उसके ऊपर से यू किंगडम को उनके वॉर लॉसेस का कॉम्पेंसेशन पे करने के लिए पूरे 5,000,000 गोल्ड कॉइंस चाहिए। बेड पर लेटे हुए निंग युआंगशियन हालांकि अपने दिल से इस बात के लिए प्रिपेयर था कि जब उनका घर जल रहा होगा तो चू किंगडम उन्हें लूटने की कोशिश जरूर करेगा। फिर भी चू किंग के उस घटिया शेमलेस बिहेवियर को देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। ठीक उस वक्त जब कोर्ट में किसी की भी इस हॉट पोटैटो को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, शेन लैंग एक बार फिर खड़ा हो गया और फिफ्थ प्रिंस निंग झेंग के नाम पर सॉवरेन को वॉलंटियर करते हुए उसने कहा कि वो उनकी परेशानियों को बांटने के लिए पूरी तरह से विलिंग है। इस तरह उसने चू एनवॉयज के साथ नेगोशिएट करने के उस पूरे मेस को अपने ऊपर ले लिया। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, उनके इस कदम ने कैपिटल में एक बार फिर से बड़ी हलचल मचा दी। आम लोग और ऑफिशियल्स आपस में प्राइवेटली ये डिस्कस करने लगे थे कि यूए और चू के बीच की नेगोशिएशंस तो काफी पहले ही होपलेस हो चुकी थी। जब नेगोशिएशंस परफेक्टली स्मूथ चल रही थी तब तो तुम्हारा निंग झेंग सामने नहीं आया और अब जब बात एक डेडलॉक पर आकर अटक गई है तो तुम इसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। इसके अलावा सॉवरेन इस फिफ्थ प्रिंस से पहले बहुत नफरत करते थे, लेकिन अब अचानक से उन्हें नेगोशिएट करने की डिक्री दे दी। ये क्लियरली दिख रहा था कि वो निंग झेंग को एक स्केप गोट बनाना चाहते थे और निंग झेंग के इस नेगोशिएशन डिक्री को एक्सेप्ट करने के बाद तो और भी आउटरेजियस चीजें होने लगी। यू किंगडम मिशन के सारे मेंबर्स, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स के हों या ऑफिस ऑफ रिसेप्शन के, पूरे 15 डिप्लोमैटिक स्पेशल एनवॉयज ने अचानक बीमार पड़ने का बहाना बनाते हुए इस नेगोशिएशन से अपने कदम पीछे हटा लिए, जिसके नतीजे में जब नए राउंड की नेगोशिएशन स्टार्ट हुई तो यूए किंगडम की साइड से सिर्फ शेन लैंग और निंग झेंग ही अकेले बचे थे, जो चू किंगडम के 12 स्पेशल एनवॉयज के आगे एक लोनली कॉन्फ्रंटेशन के लिए अकेले खड़े थे। इस वक्त चू किंगडम के ऑफिस ऑफ रिसेप्शन का मिनिस्टर वांग हुएली नेगोशिएशन टेबल की मेन सीट पर बैठा हुआ था। आराम से अपनी चाय पीते हुए वो अपनी आंखों के कॉर्नर से ऑपोजिट साइड बैठे निंग झेंग को देख रहा था। उसकी आंखें उसके लिए सिर्फ कंटेम्प्ट और डिसडेन से भरी हुई थीं। लोग कहते थे कि यू किंगडम का फिफ्थ प्रिंस निंग झेंग एक वेस्ट है और आज इसे सामने देखकर सच में लग रहा है कि इसकी ये रेपुटेशन वेल डिजर्व्ड है। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किंग ऑफ यू के सामने क्रेडिट लेने के चक्कर में ये इंसान इस वक्त अकेले हमारे 12 स्पेशल एनवॉयज का सामना करने की हिम्मत दिखाएगा। अगर इसे अपनी खुद की मौत को बुलाना ना कहें तो और क्या कहेंगे। जैसे ही वैंग हुएली अपने दिमाग में चुपचाप ये मजाक उड़ा रहा था, शेन लैंग अचानक एक बड़ी स्माइल के साथ बोला, ऑनरेबल एनवॉय, मैं सोच रहा था कि आप चू किंगडम में किस ऑफिशियल पोजीशन पर हैं, और जब अब हर कोई यहाँ मौजूद ही है तो क्यों ना हम इस फॉर्मल नेगोशिएशन को अभी इसी वक्त स्टार्ट कर लें। ये सुनकर वांग हुएली ने एक कंटेम्पचुअस लुक के साथ शेन लैंग की तरफ देखा। उसकी आवाज एकदम इंडिफरेंट थी। क्या तुम्हारा यू किंगडम लोगों से पूरी तरह खाली हो चुका है जो यहाँ नेगोशिएट करने के लिए एक गीले कानों वाले बच्चे को भेज दिया है? तुम खुद किस ऑफिशियल पोजीशन पर हो जो इस ऑफिशियल से बात करने के लायक समझे गए हो? ये सुनकर शेन लैंग फेंटली मुस्कुराया और बिना किसी झिझक या घमंड के हमली बोला, मैं शेन लैंग हूं और करंटली मार्की ऑफ चांगपिंग के मैंशन के चीफ क्लर्क की पोस्ट पर सर्व कर रहा हूं। शेन लैंग को अपना खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए सुनने के बाद वांग हुएली ने तुरंत एक पूरी तरह डिस्गस्ट से भरे चेहरे के साथ कहा,
चीफ क्लर्क, ये ऑफिशियल चू किंगडम के ऑफिस ऑफ रिसेप्शन का मिनिस्टर है, प्रॉपर एक सीनियर थर्ड ग्रेड का हाई ऑफिशियल। और तुम्हारा यू किंगडम सच में कितना डिसरिस्पेक्टफुल है जो मुझे यहाँ नेगोशिएट करने के लिए एक टाइनी से 6th ग्रेड चीफ क्लर्क को भेज दिया है। प्रिंस निंग जेंग, प्लीज डिप्लोमैटिक एटिकेट को फॉलो करते हुए मुझसे इक्वल रैंक के किसी ऑफिशियल को रिसीव करने के लिए भेजिए, वरना ये ऑफिशियल आगे आपसे कोई भी डिस्कशन करने के लिए अपना मुंह खोलने से रिफ्यूज कर देगा। ये सुनकर निंग जेंग, जो ओरिजिनली काफी इंट्रोवर्टेड और इनआर्टिकुलेट था, उसने अपने दिल में उठ रहे गुस्से को दबाते हुए हकलाते हुए कहा, तो फिर इस मार्की को पर्सनली नोबल मिशन से आकर बात करने दीजिए। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वांग हुएली खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं पाया और उसकी हकलाने की टोन को डिलिबरेटली इमिटेट करते हुए उसने कहा, श्योर, आप धीरे धीरे बोलिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। सामने वाले के इन सार्कास्टिक शब्दों ने इंस्टेंटली निंग जेंग के चेहरे को गुस्से से लाल कर दिया। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को कसके पकड़ लिया था, लेकिन उसको इस वक्त बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा था कि वो आखिर इस इंसान को जवाब कैसे दे। वांग हुएली ने अपना मजाक उड़ाने वाला एक्सप्रेशन हटा दिया और उसकी आवाज इंक्रीजिंगली एरोगेंट होती चली गई। प्रिंस निंग जेंग, अब हमें एक दूसरे का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी साइड पर आती है। आप ही ने एक्टिवली इस वॉर को प्रोवोक किया और मेरे चू किंगडम को एक शेमफुल डिफीट सफर करने पर मजबूर किया। मेरे किंग ने किंग ऑफ यू को जो अल्टीमेटम भेजा है वो आखिरी होगा। इस बॉर्डर वॉर में गलती पर होने के नाते किंग ऑफ यू को पब्लिकली चू किंगडम से माफी मांगनी पड़ेगी और इस बात को पूरी दुनिया के सामने अनाउंस करना होगा। अपनी एंशिएंट क्लासिक्स और मैप्स को स्टडी करते हुए मेरे किंग ने यह डिस्कवर किया है कि लगभग 130 साल पहले एनिंग फोर्ट्रेस समेत उन 23 फोर्ट्रेसेस की सॉवरेंटी ओरिजिनली मेरे चू किंगडम से ही बिलोंग करती थी। तो अब जब मेरी आर्मी ने खूनख्वार बैटल्स लड़कर उन 23 कासल्स को ऑक्यूपाई कर लिया है, तो ये सिर्फ हमारी लॉस्ट टेरिटरी को वापस रिक्लेम करना हुआ। तो आखिर उन्हें रिटर्न करने की बात कहां से आ गई? और ऑफ कोर्स उन कासल्स के आसपास का लैंड भी आपको सीड नहीं किया जा सकता। वो हमारे चू किंगडम की एक सेक्रेड और इनवायलेबल टेरिटरी है। यू किंगडम ने बिना किसी रीजन के इस बॉर्डर वॉर को इनिशिएट किया, जिससे हमारी कंट्री को ह्यूज पर्सनल और प्रॉपर्टी लॉसेस हुए। तो इसी के कॉम्पेंसेशन में यू किंगडम हमारी कंट्री को 5,000,000 गोल्ड कॉइन्स पे करेगा। अभी इस वक्त आपके यू किंगडम के पास सिर्फ 2 चॉइसेस बची हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए या फिर हम बैटलफील्ड पर मिलते हैं। वांग हुएली की इन शेमलेस रिक्वेस्ट्स को सुनकर शेन लैंग इंस्टेंटली गुस्से से हंसने लगा। इस चू किंग की किसी भी ब्लैक और व्हाइट ट्रूथ को इस तरह से उलट देने की एबिलिटी सच में ब्रेथ टेकिंग है। ये क्लियरली दिख रहा है कि चू और यू की इस बॉर्डर वॉर को सबसे पहले चू किंगडम ने ही प्रोवोक किया था, और वो वही लोग थे जिन्होंने वॉर स्टार्ट करने के लिए एक्टिवली बॉर्डर को क्रॉस किया था। और अब सॉवरेन की सीरियस इलनेस की न्यूज जानने के बाद उन्होंने एक्चुअली सारा ब्लेम यू किंगडम के सिर पर डाल दिया है। वेरी गुड। शेन लैंग की इन बातों ने वांग हुएली को ह्यूमिलिएट करते हुए एक बुरी रेज में डाल दिया। उसने अपनी उंगली शेन लैंग की तरफ पॉइंट की और स्टर्नली चिल्लाया, तुम जैसा एक मेरा टाइनी 6th ग्रेड का सेसमी ऑफिशियल भी यहाँ बैठकर कमेंट पास करने के लायक है? क्या तुम्हारे पास यहाँ बोलने की कोई औकात बची है? प्रिंस निंग जेंग, या तो तुम अभी इस इंसान को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो, या फिर हम ये नेगोशिएशन इमीडिएटली टर्मिनेट करते हैं और आपसे बैटलफील्ड पर मिलेंगे। वांग हुएली के इस एग्जैस्परेटेड अपीयरेंस को देखकर शेन लैंग ने धीरे से अपना हाथ उठाया और लाइटली 2 बार क्लैप किया। एक ही पल में फटे हुए भिखारी वाले कपड़े पहने वो 10 लैंड ब्रदर्स स्वैगर करते हुए वहां आ गए। ये देखते ही चू किंगडम का मिशन इंस्टेंटली पूरी तरह केओस में गिर गया। अपने पीछे उन स्टर्डी बेगर्स को वेपन्स पकड़े हुए देखकर वांग हुएली इतना डर गया था कि उसकी टांगों ने जवाब दे दिया था। उसने अपने डर को दबाते हुए एक ट्रेम्बलिंग आवाज में पूछा, तुम लोग कौन हो? ये 2 कंट्रीज के बीच की एक सीक्रेट नेगोशिएशन साइट है, तुम लोग अंदर कैसे घुस गए? हालांकि बिना किसी रिस्पांस का वेट किए उन 10 लैंड ब्रदर्स ने पहले ही अपने क्लब्स को स्विंग करना स्टार्ट कर दिया था और इन चू एनवॉयज पर अपनी लविंग केयर और एजुकेशन बरसाने लगे थे। कुछ ही देर में पूरे ऑफिस ऑफ रिसेप्शन के उस काउंसिल हॉल में श्रिल स्क्रीम्स गूंजने लगी थीं। इस वक्त किसी रैट की तरह दौड़ने पर मजबूर होकर बुरी तरह पिटते हुए वांग हुएली ने अपने दांत पीसते हुए चिल्लाना नहीं छोड़ा, तुम्हारा यू किंगडम सच में लोगों को हद से ज्यादा बुली कर रहा है। शेन लैंग, ये तुम हो ना, इन्हें जल्दी रुकने के लिए कहो। ये सुनकर शेन लैंग के होठों के किनारे पर एक प्लेफुल स्नीयर आ गई। उसने डिलिबरेटली पैनिक करने का अपीयरेंस बनाते हुए चिल्लाकर कहा, तुम बेगर्स आखिर यहां अंदर इतनी बोल्डनेस के साथ कैसे आए? ऑफिस ऑफ रिसेप्शन में एक्चुअली वायलेंस कमिट करने की हिम्मत? जल्दी यहां से निकल जाओ। बोलने के बाद वो ऑपोजिट साइड दौड़ता हुआ गया और भागते हुए चिल्लाने लगा, जल्दी रुको, वो चू किंगडम का मिशन है, तुम लोग सच में एक ह्यूज डिजास्टर कॉज करने वाले हो। लॉर्ड वांग, होल्ड कीजिए, मैं अभी आपको बचाने आ रहा हूं। लेकिन अगले ही सेकंड शेन लैंग, जो अभी अभी पास पहुंचा था, उसने इस केओस का एडवांटेज उठाते हुए अपना पैर उठाया और फियर्सली वांग हुएली के क्रॉच पर एक लात जड़ दी। उनकी आने वाली पुश्तों को एंड कर देने वाली इस लात ने इमीडिएटली वांग हुएली के मुंह से एक हार्ट रेंडिंग स्क्रीम निकलवा दी। जमीन पर दर्द में रोल करते हुए और अपने क्रॉच को पकड़े हुए वांग हुएली को देखकर शेन लैंग ने कंसर्न का नाटक करते हुए पूछा, लॉर्ड वांग, क्या आप ओके हैं? मैं अभी जाकर लोगों को बुलाता हूं, आपको होल्ड करना पड़ेगा। जैसे ही आवाज रुकी और वो घूमा, उसने फिर से स्लिप होने का नाटक किया और तब वांग हुएली के फेस पर एक जोरदार लात मार दी। वहां सिर्फ एक क्रिस्प क्रैक होने की आवाज सुनाई दी और रिस्पॉन्स में 2 खून से सने हुए आगे के दांत हवा में उड़ गए। जिस मोमेंट वो गिरा, वांग हुएली दर्द और हेट्रेड दोनों से भरा हुआ था और अपने मुंह से इंडिस्टिंक्टली गालियां दे रहा था। शेन लैंग, तुम सच में एक बीस्ट हो। ये सुनते ही शेन लैंग ने ऊपर से उसे एक कंटेम्प्चुअस स्नीयर के साथ देखा। उसने उन 10 लैंड ब्रदर्स को उस मिशन को लगातार 5 मिनट्स तक बीट करने दिया। जब 5 मिनट पूरे हुए तो उसने बिना किसी जल्दबाजी के दरवाजे की तरफ आवाज लगाई, कोई जल्दी आओ, कोई यहां पर वायलेंस कमिट करके केओस कॉज कर रहा है। शेन लैंग का चिल्लाना सुनकर वो 10 लैंड ब्रदर्स फाइनली रुक गए। लैंड 10 ने अपनी स्टिक वांग हुएली पर पॉइंट की, जो जमीन पर पैरालाइज पड़ा था, और विशसली हार्श वर्ड्स कहे, मिक्स्ड हेयर,
ये मत सोचना कि लोगों को बुलाने से तुम्हें कोई रीजन मिल जाएगा। तुम लोगों ने स्प्रिंग फ्रेग्रेंस ब्रॉडल में मजे किए और फिर बिल देने से रिनेज कर दिया। अगर हम सीधा मैजिस्ट्रेट के पास भी गए तो भी राइट हमारा ही होगा, समझे? खैर, अगर अगली बार तुमने हमारे स्प्रिंग फ्रेग्रेंस ब्रॉडल में फ्री में होर करने की हिम्मत की तो जहां देखेंगे वहीं पीटेंगे। बोलने के बाद वो मुड़े और नेगोशिएशन रूम से बाहर चले गए। शेन लैंग ने इस वक्त शॉक में होने का नाटक किया और वांग हुएली जो पूरी तरह इंजरी से कवर था उसे उठाने के लिए आगे स्टेप बढ़ाया। लॉर्ड वैंग, क्या आप ऑलराइट हैं? प्लीज इस मैटर को लेकर रेस्ट अश्योर्ड रहिए। मैं डेफिनेटली उन कल्प्रिट्स को अरेस्ट करवाऊंगा और चू किंगडम को इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। हालांकि अचानक टॉपिक चेंज करते हुए वो स्नीर किए बिना नहीं रह सका। लॉर्ड वैंग, मुझे आपसे भी कुछ बातें कहनी चाहिए। प्लेजर देखने के लिए ऐसी टाइप की जगह जाकर मजे लेना और फिर पे ना करना। गैम्बलिंग डेट्स को तो फिर भी ग्लॉस ओवर किया जा सकता है, लेकिन होरिंग फीस तो किसी की भी ओ नहीं की जा सकती। मुझे बताइए आखिर आप एग्जैक्टली कितनी फी ओ करते हैं? कैसा रहेगा अगर मैं इस वक्त इसे आपकी तरफ से एडवांस में पे कर दूं? शेन लैंग को कंटिन्यूअसली होरिंग फीस के बारे में इस तरह बोलते हुए सुनकर वांग हुएली गुस्से से बस एक्सप्लोड होने ही वाला था, लेकिन हेल्पलेस था क्योंकि उसका मुंह एक्चुअली खोलने के लिए बहुत पेनफुल था। वो सिर्फ फोर्सफुली उस बैड ब्रेथ को निगलता रह गया। सच में ये एक म्यूट के येलो लोटस खाने जैसा था जिसमें बिटरनेस होती है पर वो बोल नहीं सकता। आधे घंटे के बाद यू किंगडम के इंपीरियल फिजिशियन से सिंपल ट्रीटमेंट लेने के बाद पूरा चू किंगडम मिशन ब्रूज्ड और सूजा हुआ वापस नेगोशिएशन टेबल पर आकर बैठ गया। इस वक्त शेन लैंग अपना पोस्चर बदल चुका था और डेस्क पर कैजुअली अपने लेग्स क्रॉस करके बैठा था। उसकी निगाह उन सबकी मिजरेबल स्टेट पर घूम रही थी और वो चकल किए बिना नहीं रह सका। लॉर्ड वैंग, मैं शेन लैंग हूँ, यू किंगडम के मार्की ऑफ चैंगपिंग के मैंशन का चीफ क्लर्क। आपको इस बार इस बात को अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा। ये सुनकर वांग हुएली ने एक मफल्ड आवाज में कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने अपने सूजे हुए और पेनफुल फेस को पकड़ा हुआ था और उसे ऐसी आंखों से घूर रहा था जैसे उसमें जहर भरा हो। शेन लैंग, यू बीस्ट, वेट फॉर मी। एक फॉरेन मिशन को बीट करने का डेयर दिखाया है तूने, तुम अब फॉर श्योर मरने वाले हो। मैं डेफिनेटली किंग ऑफ यू से कंप्लेन करूंगा टू किंग ऑफ चू। यहां तक कि अगर मुझे ग्रेट फ्लेम एम्पायर के एम्पायर के पास भी जाना पड़े तब भी मैं इसकी जस्टिस मांगूंगा। उसे इस तरह से दांत पीसते हुए देखकर शेन लैंग फ्राउन किए बिना नहीं रह सका। अचानक उसने अपनी आवाज ऊंची की और स्टर्नली चिल्लाया, डिड यू ऑल रिमेंबर? शेन लैंग को फिर से ताली बजाने का जेस्चर करते हुए देखकर उन डजन चू एनवॉयज को इंस्टेंटली उन 10 लैंड ब्रदर्स की रूथलेसनेस याद आ गई और उनकी रूह डर से कांप उठी। उन्होंने रिपीटेडली घबराते हुए जल्दी से एग्रीमेंट में नोट किया। ये देखते ही शेन लैंग सेटिस्फैक्शन के साथ मुस्कुराया। दैट्स राइट, मैं देख सकता हूं कि अब एटमॉस्फेयर पहले से कहीं ज्यादा हार्मोनियस हो चुका है। तो अब जब बात ऐसी है तो चलो हम आगे बात कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा पॉज लेकर शेन लैंग अचानक से खड़ा हुआ और उसकी टोन अचानक बहुत शार्प हो गई थी। लेकिन एवरीवन, मुझे लगता है कि आगे बात करने को हमारे पास कुछ नहीं बचा है। वापस जाओ और किंग ऑफ चू को जाकर बता दो 4 महीने के बाद मेरा यू किंगडम इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए तुम्हारे चू किंगडम के साथ एक बॉर्डर हंट कंडक्ट करेगा। उस वक्त मेरा यू किंगडम अपने 2000 सोल्जर्स डिस्पैच करेगा और तुम्हारा चू किंगडम अपनी मोस्ट पावरफुल 5000 एलीट ट्रूप्स की फोर्स डिस्पैच कर सकता है। हम ओपनली एक लाइफ एंड डेथ डिसाइसिव बैटल लड़ेंगे और हारने वाली साइड का मानक पब्लिक में अपोलोजाइज करेगा, बॉर्डर लाइन की 20 माइल्स टेरिटरी और उन 23 फोर्ट्रेसेस को सील करेगा और दूसरी पार्टी को 8,000,000 गोल्ड कॉइन्स कॉम्पेंसेट करेगा। तो कैसा लगा? क्या तुम्हारा चू किंगडम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का डेयर रखता है? तुम शेन लैंग, तुमने एक्चुअली सिर्फ 2000 सोल्जर्स को मेरे चू किंगडम के उन 5000 एलीट ट्रूप से बैटल करने का प्रपोज किया। दोनों कंट्रीज के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट का ये सोल्यूशन जो शेन लैंग ने प्रपोज किया था, उसे सुनकर वांग हुएली इस कदर शॉक्ड हुआ कि उसका पूरा जिस्म चेयर से बाउंस होकर ऊपर आ गया। चू किंगडम की एलीट आर्मी साल भर लड़ती और स्लॉटर करती थी। उनकी कॉम्बैट पावर यू किंगडम की आर्मी को फार एक्सीड करती थी। ये तो उन ट्रूप से बिल्कुल भी कंपैरेबल नहीं थी जिन्हें यू किंगडम ने टेम्पररीली रेज किया था। क्या ये किड शेन लैंग मेरे चू किंगडम का ही कोई स्पाई है जिसे यहाँ प्लांट किया गया है? आखिर वो इतनी रिडिकुलसली डिस्परेट कंडीशंस एक्सप्लिसिटली कैसे थ्रो कर सकता है? क्या इसे डर है कि मेरा चू किंगडम इस ड्यूल को कहीं हार न जाए? वांग हुएली को इस बारे में सोचकर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंजनेस रिवील होती नजर आ रही थी। एक पल पॉन्डरिंग करने के बाद उसने टेबल स्लैम किया और खड़े होकर बोला, प्रिंस निंगजेंग, 2 कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक टॉप प्रायोरिटी होते हैं। इसे इस तरह मजाक कैसे बनाया जा सकता है? हालांकि उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, निंगजेंग ने उसे इंटरप्ट किया। लॉर्ड वैंग, इस नेगोशिएशन के लिए ये मार्की ही यू किंगडम का प्लेनिपोटेंशियरी रिप्रेजेंटेटिव है और जो शेन लैंग ने कहा वो ना सिर्फ मेरी थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है बल्कि हिज मैजेस्टी की विल को भी कन्वे करता है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, पूरा चू मिशन फिर से शॉक में डूब गया। हर कोई एक दूसरे को हैरानी से घूरने लगा इन आउटरेजियस कंडीशंस पर सुन और डेज होकर। क्या सच में आसमान से पाइस गिरने वाली है? जो ये बॉर्डर हंट में पहले से ही कॉम्बैट पावर की डिस्पैरिटी थी और शेन लैंग एक्टिवली फ्यूअर अगेंस्ट मोर एक्सप्लिसिटली फाइट कर रहा था। क्या ये लिटरली आंखें बंद करके सीधा सामने वाले के मुंह में मीट डिलीवर करने जैसा नहीं हुआ? ये इस वक्त क्लियरली एक गारंटीड विन थी। यहां तक कि वांग हुएली भी शॉक में बिना किसी रिएक्शन के देर तक रुका रहा। आखिर एग्जैक्टली चल क्या रहा है? एक प्रिंस निंगजेंग जिसे हमेशा से वेस्ट रिगार्ड किया गया है, प्लस ये शेन लैंग जो इतना परवर्सली और रूथलेसली एक्ट करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों चू किंगडम के लिए कोई कंस्पिरेसी ट्रैप सेट कर रहे हैं? लेकिन उसने अपने दिमाग पर पूरा जोर डाला और डीपली सोचा, फिर भी उसको आधी भी फ्लॉ नजर नहीं आई। एक पल बाद उसने सिंपली अपने सारे डाउट्स को सप्रेस कर लिया और दिल में कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। किसको परवाह है अगर इसमें कोई ट्रिक है? इन दोनों फूल्स का एनकाउंटर करके मुझे इतना बड़ा ह्यूज मेरिट एस्टैब्लिश करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जिसे ये ऑफिशियल बिल्कुल मिस नहीं कर सकता। मुझे जल्दी से उन्हें इस कंडीशन पर सेटल करवा लेना चाहिए ताकि इससे पहले वो रिएक्ट करके रिग्रेट करें मेरा काम हो जाए। इस पॉइंट पर सोचते ही वांग हुएली की आंखों में एक ईगर ग्लिंट फ्लैश हुई। निंगजेंग की तरफ पॉइंट करते हुए उसने कहा,
प्रिंस निंगजेंग, क्या आप इस आयन क्लैड प्रूफ को एस्टैब्लिश करने के लिए ऑन द स्पॉट मेरे साथ इस नेशनल क्रेडेंशियल को साइन करने का डेयर रखते हैं? ये सुनकर निंगजेंग ने शेन लांग की तरफ ऊपर देखा। उसके हल्के से नॉट करने के बाद उसने अपना सिर ऊपर उठाया, चेस्ट बाहर की और एक फर्म टोन में बोला, इसमें डेयर करने वाला क्या है? वेरी गुड। ये सुनकर वांग हुएली खुशी से पूरा झूम उठा। बीटन होने की जो रिजेंटमेंट थी और उसके दिल के सारे डाउट्स तुरंत उसके मेरिट वाली ग्रीड के आगे दब गए थे। उसने इमीडिएटली पीछे अपना सिर घुमाया और स्टर्नली चिल्लाया, पेपर, इंक, ब्रश और इंकस्टोन हाजिर करो। इस नेशनल क्रेडेंशियल को इमीडिएटली ड्राफ्ट करो। कुछ ही देर बाद वांग हुएली ने पर्सनली वो ब्रश उठाया और शेन लैंग द्वारा प्रपोज की गई उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक एक वर्ड नोट डाउन कर लिया। उसके बाद उसने वर्ड बाय वर्ड उसे कई बार रिपीटेडली चेक किया और ये कंफर्म होने पर कि सब ठीक है, वो उस लार्ज सील को स्टैम्प करने के लिए सील होल्डिंग स्पेशल एनवॉय को सिग्नल देने से खुद को रोक नहीं पाया। निंगजेंग के यूए किंगडम की सील स्टैम्प करने के बाद उसने इमीडिएटली प्रिंस निंगजेंग को अर्ज करते हुए कहा, क्योंकि दोनों साइड्स एक अग्रीमेंट पर पूरी तरह से पहुंच चुकी हैं, तो हम इमीडिएटली चू किंगडम रिटर्न करेंगे और इस नेशनल क्रेडेंशियल को पेरूजल के लिए मेरे किंग को पास कर देंगे और इस बॉर्डर हंट की एग्जैक्ट डेट फाइनलाइज करेंगे। ये कहने के बाद वो घूमा और वहां से जाना चाहता था। शेन लैंग ने यह देखा और जल्दी से आगे स्टेप बढ़ाते हुए उसको डिटेन करने का नाटक किया। लॉर्ड वैंग, यहां से जाने की इतनी जल्दी मत कीजिए, आप अभी भी इंजर्ड हैं। स्पेशल एनवॉयज को बीट करने के पीछे का मास्टरमाइंड अभी तक कॉट नहीं हुआ है। अगर इस मैटर को थरोली इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया और आपको और किंग ऑफ चू को एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिली, तो मुझ शेन लैंग के पास मेरी कंट्री के हिज मैजेस्टी को दिखाने के लिए आखिर क्या फेस बचेगा? शेन लैंग का चिल्लाना सुनकर वांग हुएली इतना गुस्सा था कि फायर ऑलमोस्ट उसकी चेस्ट में रश कर रही थी, लेकिन अपने हाथ में नेशनल क्रेडेंशियल और अपने ऊपर आने वाले उस ग्रेट मेरिट का सोचकर वो सिर्फ फोर्सिबली उस एंगर को अपने दिल के अंदर प्रेस डाउन कर सका। एक मैग्नेनिमस होने का नाटक करते हुए कोल्डली उसने कहा, ये ऑफिशियल एक बिग पर्सन है जो स्मॉल लोगों के फॉल्ट्स को काउंट नहीं करता। चलिए इस मैटर को अभी के लिए वहीं शेल्फ कर देते हैं और इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। ये तो नहीं हो सकता। शेन लैंग अपने रिलेंटलेस रवैये पर बरकरार रहा। लॉर्ड वैंग, आप ऐसी बीटिंग नेचुरली बिना किसी बदले के नहीं सह सकते। कुछ और दिन यहां रुकिए, मैं आपको डेफिनेटली एक सैटिस्फैक्ट्री आंसर दूंगा। ये देखकर वांग हुएली एंग्शियस और गुस्सा दोनों हो रहा था। अचानक अपनी स्लीव झटकते हुए दांत पीसे और फियर्सली बोला, कोई जरूरत नहीं है, सच में नो नीड। उन बेगर्स ने एक स्पेसिफिक रीजन के लिए एक्ट किया था और हमने अब आगे इस मैटर को परस्यू न करने का डिसीजन लिया है। शेन लैंग ने कंप्लीटली सरप्राइज्ड होने का नाटक किया। ऐसा भला क्यों? वांग हुएली के पास उस बुलेट को बाइट करने और कंप्लीटली नॉनसेंस फैब्रिकेट करने के सिवा और कोई चॉइस नहीं बची थी। प्रिंस निंगजेंग, यंग मास्टर शेन, ये मैटर इंडीड इसलिए हुआ क्योंकि मेरे मिशन में से किसी ने इम्प्रॉपरली एक्ट किया, स्प्रिंग फ्रेग्रेंस ब्रॉथल में प्लेजर सीक करने के बाद पैसे पे ना करने की वजह से। देयरफॉर हम इस बीटिंग को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। उसका आंसर सुनकर शेन लैंग एक सेकंड के लिए स्टन रह गया और सीक्रेटली सोचने लगा, ये वांग हुएली काफी रूथलेस इंसान है। चू किंगडम में एज सून एज पॉसिबल वापस जाकर न्यूज रिपोर्ट करने के लिए वो इस स्कैंडलस मैटर को भी ओपनली एडमिट करने के लिए रेडी हो गया, जहां होरिंग के बाद पैसे पे ना किए हों और जो असल में एग्जिस्ट भी नहीं करता। उस वक्त वांग हुएली ने गिल्टली सांस छोड़ने का नाटक किया। ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट नहीं था और अपने सबॉर्डिनेट्स को ये स्कैंडल कॉज करने की आजादी दे दी। यंग मास्टर शेन, क्योंकि मैंने अब इसे परस्यू ना करने का डिसीजन ले लिया है, तो अब हम अपना लीव लेते हैं। कहने के बाद उसने उन ब्रूज्ड और स्वोलन एनवॉयज के ग्रुप को साथ लिया और हरीड कदमों के साथ दरवाजे की तरफ निकल गया। ये देखते ही शेन लैंग उनकी रेचेड बैग्स की तरफ देखता रहा और उसे टीज करने के लिए लाउडली चिल्लाया, लॉर्ड वैंग, जरा स्लोली चलिए। नेक्स्ट टाइम जब आप यू किंगडम में आएंगे तो एक अपॉलॉजी के तौर पर आपको मुझे एक मील पर ट्रीट करने का चांस डेफिनेटली देना पड़ेगा। ये शब्द वांग हुएली के कानों में पड़े, जिससे उसका सीना गुस्से से और टाइट हो गया, लेकिन वो बस अपनी स्पीड बढ़ाकर अपने लोगों को लीड करते हुए वहां से निकल सका। कुछ देर बाद उनका कानवॉय चू किंगडम जाने वाले ऑफिशियल रोड पर तेजी से दौड़ रहा था। इस वक्त वांग हुएली अपने कैरेज में आराम से सीधा बैठा था। उसका दिल आने वाली ग्लोरी और वेल्थ के ख्यालों से भरा हुआ था और उसकी मार की पेन को वो पीछे हवा में कहीं छोड़ चुका था। लेकिन टाउन ऑफ वेस्ट गार्ड से गुजरते हुए और जोंग याओ की आर्मी का डिफेंस जोन क्रॉस करते वक्त उसके दिल में थोड़ी सी टेंशन जरूर आई। उसे लग रहा था कि नेगोशिएशन के दौरान हुए उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यू आर्मी उसे वहीं डिटेन न कर ले। हालांकि पूरे रास्ते उसने देखा कि जोंग याओ की आर्मी लगातार अपनी डिफेंस लाइन को श्रिंक कर रही थी और उनका चू किंगडम के मिशन को ब्लॉक करने का कोई इंटेंशन नहीं दिख रहा था। वांग हुएली ने रियलाइज किया, लगता है निंग युआंगशिन की सीरियस इलनेस की वजह से हुई कोर्ट की टर्मोइल उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा सीवियर है। जोंग याओ का ये कदम साफ बताता है कि वो चू किंगडम के साथ किसी भी फ्रंटल कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना नहीं चाहते। क्लियरली जोंग फैमिली का फोकस चुपचाप थर्ड प्रिंस निंग क्यूई को सक्सेशन दिलाने पर शिफ्ट हो गया है और उनके पास चू किंगडम के साथ इन बॉर्डर एंटेंगलमेंट्स पर ध्यान देने का कोई टाइम नहीं है। हेवन सच में मेरी हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद बिना रुके ट्रैवल करते हुए और 3 दिन 2 रातों की कंटिन्यूअस जर्नी के बाद वांग हुएली ने आखिरकार पहुंचते ही सबसे पहले वो नेशनल क्रेडेंशियल किंग ऑफ चू को प्रेजेंट कर दिया। अपने हाथ में उस नेशनल क्रेडेंशियल को देखते ही किंग ऑफ चू खुशी से झूम उठा और लगातार 3 बार जोर से चिल्लाया, बिलव्ड मिनिस्टर वैंग, तुमने इस बार सच में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके लिए तुम्हें जरूर रिवॉर्ड मिलेगा। खुशी के अलावा किंग ऑफ चू की आंखों में कंटेम्प्ट की एक झलक भी थी और वो अपने दिल ही दिल में सोचने लगा, निंग युआंगशिन, ओ निंग युआंगशिन, आखिर इस सीरियस बीमारी के चलते बेड रिडन होकर तुम्हारा दिमाग सच में इतना खराब हो चुका है कि तुमने मेरे चू किंगडम के साथ नेगोशिएट करने जैसे इतने मेजर इवेंट के लिए निंगजेंग जैसे उस वेस्ट को भेज दिया और ऐसी अब्सर्ड एग्रीमेंट सेट कर दी। हालांकि हो सकता है ये तुम्हारा कोई डिलेइंग टैक्टिक हो, ये सोचकर कि मेरा चू किंगडम तुम्हारे यू किंगडम की स्कोर्ट टर्मोइल का फायदा उठाकर अपने ट्रूप्स ना भेज दे और इसलिए तुमने सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए ऐसी रिडिकुलस हंटिंग कंडीशंस थ्रो कर दी हैं। लेकिन निंग युआंगशिन, तुमने सच में कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर लिया। ये सोचते ही किंग ऑफ चू के होठों के किनारे पर एक डीप और अनफैथमेबल स्नीयर आ गई।
दिस किंग यानी मैंने ओरिजिनली इस वक्त अपने ट्रूप्स भेजने का कोई इंटेंशन नहीं रखा था। मैं तो बस उस वक्त का वेट कर रहा था जब नोबल लॉर्ड जिन पूरे सैंड बार्बेरियन ट्राइब को यूनिफाई कर लेंगे और सदर्न ओयांग किंगडम को वापस रिक्लेम कर लेंगे और जूलिन की आर्मी को पूरी तरह हरा देंगे। वही टाइम मेरे चू किंगडम के लिए सच में ट्रूप्स भेजने का सही वक्त होगा। लेकिन अब जब तुम मेरे साथ ये गेम खेल ही रहे हो तो ये किंग भी तुम्हारे साथ खेलेगा और तुम्हें अपनी ही चालाकी में फंसने देगा। चाहे ये नेशनल क्रेडेंशियल कोई बेट हो या डिलेइंग टैक्टिक, ये किंग अपने मुंह तक आकर गिरे इस फायदे को जरूर खाएगा। किंग ऑफ चू ने पहले ही अपने दिल में प्रॉपर कैलकुलेशन कर ली थी और वो इस बॉर्डर हंट का सहारा लेकर यू किंगडम की नेशनल स्ट्रेंथ को पूरी तरह डैमेज करना चाहता था। हालांकि वो इस बात से कंप्लीटली अनजान था कि वो काफी पहले ही शेन लैंग के सेट किए गए ट्रैप में बुरी तरह फंस चुका है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस चू किंगडम की सील को स्टैंप करने के बाद उसने बिना रुके एक नया मिशन दोबारा यू किंगडम की तरफ डिस्पैच कर दिया। और जब इस एक्सट्रीमली अब्सर्ड बॉर्डर हंट की खबर चारों तरफ फैली तो पूरी कंट्री इंस्टेंटली गुस्से से उबल पड़ी। शेन लैंग और निंग झेंग को इंपीच करने वाले काउंटलेस मेमोरियल स्नोफ्लेक्स की तरह रॉयल पैलेस में फ्लड होने लगे। इंपीरियल सेंसर्स का एक ग्रुप तो और भी ज्यादा एजिटेटेड था और वो सॉवरेन निंग युआंगशिन के स्लीपिंग पैलेस के बाहर घुटनों के बल बैठकर ऑर्डर्स के लिए चिल्लाने लगे। शेन लैंग और फिफ्थ प्रिंस निंग झेंग ने नेशन को ह्यूमिलिएट किया है और सॉवरेंटी को फॉरफिट कर दिया है। दुश्मन कंट्री के साथ मिलकर ग्रेट यू के इंटरेस्ट्स को बेच दिया है। ऐसे ट्रेटर्स का सर काट देना चाहिए। और उधर ड्रैगन काउच पर रिकूपरेट कर रहे सॉवरेन ने भी शेन लैंग को डिसअपॉइंट नहीं किया और इस वक्त अपने सारे बालों को व्हाइट डाई करके बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। उनका ओरिजिनली हैगर्ड फेस इस वक्त गुस्से से भरा हुआ था और उन्होंने क्लियरली स्टेट किया कि ये सो कॉल्ड बॉर्डर हंट निंग झेंग और शेन लैंग ने प्राइवेटली डिसाइड किया है और ये कॉन्ट्रैक्ट सिंपली काउंट नहीं होगा। इसके तुरंत बाद निंग युआंगशिन ने एक डिक्री इशू की जिसमें इंपीरियल गार्ड को मार्की ऑफ चंगपिंग के मैंशन को पूरी तरह सराउंड करने का ऑर्डर दिया और निंग झेंग और शेन लैंग के लिए वर्ड आउट कर दिया कि वो डिस्पोजल के लिए होली विल का वेट करें। लेकिन कोर्ट और आम लोगों के दिलों में उनका ये मूव पहले से ही टैसिटली अंडरस्टूड था। हर कोई यही सोच रहा था कि ये क्लियरली सॉवरेन का डिलेइंग टैक्टिक है। वरना चाहे निंग झेंग और शेन लैंग के पास आसमान जितनी बड़ी हिम्मत भी क्यों ना हो, वो बिना ऑथराइजेशन के अपनी मर्जी से 2000 न्यू ट्रूप्स को चू किंगडम के 5000 एलीट ट्रूप्स के खिलाफ बैटल करने जैसा अब्सर्ड डिसीजन नहीं ले सकते थे। ये एक्सप्लिसिटली साफ था कि सॉवरेन चाहते हैं कि ये दोनों लोग यू किंगडम के लिए इस ब्लेम को अपने सिर ले लें। जब पब्लिक ओपिनियन की आवाजें चू किंगडम तक पहुंची तो किंग ऑफ चू काफी अनहैप्पी हो गया। उसके हिसाब से चाहे निंग झेंग यूए किंगडम का एक रिकॉग्नाइज्ड वेस्ट प्रिंस ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि उसने नेगोशिएट करने के लिए यूए किंगडम को रिप्रेजेंट किया था तो जो नेशनल क्रेडेंशियल उसने पर्सनली साइन किया है वो नेचुरली काउंट होना चाहिए। भला तुम निंग युआंगशिन उसे कैजुअली कैसे डिनाई कर सकते हो? एक ही सेंटेंस में गुस्से में आकर किंग ऑफ चू ने इमीडिएटली 100,000 ट्रूप्स को दोबारा बॉर्डर क्रॉस करने का ऑर्डर डिस्पैच कर दिया और किसी भी वक्त वॉर स्टार्ट करने का एक पोस्चर पोज कर दिया। चू और यूए के बीच की बॉर्डर सिचुएशन इंस्टेंटली फिर से टेंस हो गई। बॉर्डर पर स्टेशन झोंग याओ की आर्मी चू किंगडम के इन 100,000 ट्रूप्स के लेयर बाय लेयर प्रेशर के अंडर मजबूर होकर बार बार यूए किंगडम के कैपिटल में अर्जेंट रिपोर्ट्स भेजने लगी। फाइनली इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर के अंडर निंग युआंगशिन को रिलेंट करना पड़ा और उसने इस बार चू किंगडम द्वारा डिस्पैच किए गए मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स के वाइस मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए एग्री कर लिया। इस वक्त किंग ऑफ यू के स्लीपिंग पैलेस का एटमॉस्फेयर काफी सोलम था। जैसे ही चू किंगडम के मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स के वाइस मिनिस्टर ने कमरे में कदम रखा, उसने देखा कि निंग युआंगशिन पूरे सफेद बालों के साथ ड्रैगन काउच पर बैठे हैं। वो खुद को हैरान होने से रोक नहीं पाया। किंग ऑफ यू सच में वैसे ही सीरियसली इल हैं जैसा रूमर्स में था। उनकी पूरी बॉडी को कांपता हुआ देखकर और उन्हें ठीक से बैठने में भी स्ट्रगल करता देखकर मुझे डर है कि उनका तेल खत्म हो चुका है और उनकी लाइफ का ये दीपक अब बुझने वाला है। उनकी जिंदगी अब ज्यादा लंबी नहीं है। ये सोचते ही वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स ने अपने दिमाग को कलेक्ट किया और उसकी टोन सोनरस और फोर्सफुल हो गई जब उसने ब्लंटली बोलना शुरू किया। योर मैजेस्टी किंग ऑफ यू, क्योंकि आपकी कंट्री ने हमारी कंट्री के साथ नेशनल क्रेडेंशियल साइन कर लिया है तो आपको अपने प्रॉमिस को अबाइड करना होगा और अग्रीमेंट के हिसाब से उसे एग्जीक्यूट करना होगा, वरना आपके यूए किंगडम की डिग्निटी आखिर कहां रह जाएगी। ये सुनकर निंग युआंगशिन ने जोर से सांस ली, डिलिबरेटली एक पावरलेस होने का अपीयरेंस बनाते हुए कहा, ये सब निंग झेंग ने प्राइवेटली किया है, ये मेरे यू किंगडम की इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। हालांकि उन्हें बोलने में भी इतना स्ट्रगल करता देखकर वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स ने उन्हें डायरेक्टली इंटरप्ट कर दिया। योर मैजेस्टी किंग ऑफ यू, ऐसे शब्द नहीं बोले जा सकते। प्रिंस निंग झेंग ने आपके डिक्री के अंडर एक्ट किया है। वो हमारी कंट्री के साथ इस नेगोशिएशन मैटर्स के लिए फुली रिस्पॉन्सिबल थे। उनका हर एक शब्द और एक्शन नेचुरली आपकी विल को रिप्रेजेंट करता है, यू किंगडम के स्टांस को रिप्रेजेंट करता है। मोर ओवर, ये नेशनल क्रेडेंशियल अब सिर्फ चू और यू के पास ही नहीं है, अब ग्रेट फ्लेम एम्पायर ने भी रिकॉर्ड के लिए इसकी एक कॉपी सबमिट कर ली है। ऐसे में ये आपको अपनी मर्जी से रिपेंट करने की अलाउ कैसे कर सकता है? जैसे ही ये शब्द बाहर आए, निंग युआंगशिन खुद को एक बुरी रेज में जाने से रोक नहीं पाए। हांफते हुए और दहाड़ते हुए बोले, रिबेलियस सन। निंग झेंग, ये रिबेलियस सन, मुझे काफी पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था कि ये रिबेलियस सन एक ऑमिनस थिंग है। लीजी, जल्दी जाओ और लोगों को लेकर निंग झेंग को क्लैन अफेयर्स कोर्ट के प्रिजन में फेंक दो, उस पर स्ट्रिक्टली गार्ड लगाओ। ये कुछ सेंटेंसेस दहाड़ने के बाद निंग युआंगशिन हांफते हुए बेड पर गिर पड़े। काफी देर तक आराम किया, बेरली अपनी सांसों को थोड़ा काम किया और फिर वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स की तरफ मुड़कर बोले, मैंने उस कल्प्रिट को पहले ही इंप्रिजन करके पनिश कर दिया है। आपकी कंट्री को अब सैटिस्फाइड हो जाना चाहिए, राइट? ये सो कॉल्ड बॉर्डर हंट कंप्लीटली एक फार्स है जिसे खुद निंग झेंग ने डायरेक्ट और एक्ट किया है। प्लीज वापस जाइए और किंग ऑफ चू को बता दीजिए कि वो इसे एब्सोल्युटली सीरियसली ना ले। ये सुनकर वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स अपने दिल ही दिल में स्नीयर किए बिना नहीं रह सका। निंग युआंगशिन, तुम सच में काफी अच्छी कैलकुलेशन करते हो। तुम्हें डर था कि तुम्हारी इस बेड रिडन इलनेस के दौरान मेरा चू किंगडम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर तुम पर अटैक करने के लिए ट्रूप्स भेज देगा, इसलिए तुमने बेट के तौर पर ये अब्सर्ड बॉर्डर हंट थ्रो कर दिया, वेन में इस डिलेइंग टैक्टिक को यूज करने की कोशिश करते हुए। और अब जब तुम्हारी स्कीम एक्सपोज हो चुकी है तो तुम निंग झेंग को ब्लेम लेने के लिए पुश कर रहे हो।
तुम्हारा एबेकस गलत चल रहा है। क्या मेरा चू किंगडम इतनी आसानी से डिसीव हो जाएगा? जब तुमने खुद एक्टिवली इस मीट को बाहर फेंक दिया है तो भला मेरा किंग तुम्हें इसे वापस लेने का चांस कैसे देगा? इस पॉइंट पर सोचते हुए वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स ने डायरेक्टली अपने बुजम से एक लेटर निकाला और उसे रिस्पेक्टफुली प्रेजेंट करते हुए बोला, योर मैजेस्टी किंग ऑफ यू। यहां से निकलने से पहले मेरे किंग ने मुझे स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया था कि मैं आपके लिए ये हैंड रिटन लेटर लेकर आऊं। प्लीज इसे पर्सनली रीड कीजिए, योर मैजेस्टी। लेटर को लेते हुए उस पर सिर्फ कुछ ही सेंटेंसेस दिख रहे थे, फिर भी हर एक वर्ड किसी चाकू जैसा चुभने वाला था। ब्रदर किंग ऑफ यू, या तो आप अग्रीड टर्म्स के मुताबिक बॉर्डर हंट होल्ड कीजिए या फिर बॉर्डर पर हर जगह वॉर के बीकन्स राइज हो जाएंगे। होप कि आप इनमें से एक को चूज करेंगे। इस तरह के नेकेड वॉर थ्रेट ने निंग युआनशियन के फेस को अनकंट्रोलेबली ट्विच करने पर मजबूर कर दिया। उसे देखते ही उनके हाथ और भी ज्यादा सिवियरली शेक होने लगे। एक सांस ठीक से ऊपर नहीं आ पाई और वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गए। इस वक्त उन्होंने वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स को प्रोवोकेटिवली बोलते हुए सुना, योर मैजेस्टी किंग ऑफ यू, करंट सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। जब तक कि आप पर्सनली अपने मुंह से नो नहीं कह देते, मैं इमीडिएटली यू किंगडम छोड़कर चला जाऊंगा, जिसके बाद मेरा चू किंगडम नेगोशिएशन के इन दरवाजों को कंप्लीटली क्लोज कर देगा और उस वक्त हमारी दोनों कंट्रीज सिर्फ वेपन्स के साथ ही आपस में मिलेंगी। जैसे ही ये आवाज रुकी, निंग युआनशियन इंस्टेंटली एक डिलेमा में पड़ गए। जस्ट जब वो पूरी तरह एंटेंगलमेंट से भरे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या चूज करें, स्लीपिंग पैलेस के दरवाजे के बाहर से अचानक एक हरी शाउटिंग आई, डिजास्टर। फ्रंट से 800 माइल अर्जेंट रिपोर्ट आई है। चू किंगडम की आर्मी ने अनदर 10 माइल्स तक बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और अब वो सिटी गेट्स पर खड़े हैं। ये सुनते ही निंग युआनशियन इंस्टेंटली एंग्शियस और एंग्री हो गए और एक स्टर्न रोल करने से खुद को रोक नहीं पाए। किंग ऑफ चू, तुम सच में लोगों को हद से ज्यादा बुली कर रहे हो, बुलिंग पीपल टू मच। वापस जाओ और किंग ऑफ चू को बता दो, अगर वो फाइट करना चाहता है तो फिर फाइट करो। मुझे किस बात का डर है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं इस बार दोबारा पर्सनली एक्सपीडिशन को लीड करूंगा और मौत आने तक उससे लड़ूंगा। हालांकि इससे पहले कि उनकी ये दहाड़ पूरी होती, एक सांस ऊपर ना आने की वजह से वो दोबारा नीचे गिर गए। वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स, जो साइड से सब कुछ कोल्डली देख रहा था, उसने अपने दिल में और भी ज्यादा स्नेर किया, निंग युआनशियन, क्या तुम अभी भी वही हाई स्पिरिटेड किंग ऑफ यू हो जो उस वक्त हुआ करते थे? फ्लैट प्लेन्स पर गिरने वाले एक टाइगर को कुत्तों द्वारा भी बुली किया जाता है। इस स्टेट तक पहुंचने के बाद भी तुम एक्चुअली अभी भी अपनी एयर्स और पोस्चर को होल्ड करने का नाटक कर रहे हो। सच में रिडिकुलस और पैथेटिक हो। निंग युआनशियन को ग्रेजुअली रिकवर होने में काफी अच्छा खासा वक्त लग गया। इस वक्त उन्होंने डिफिकल्टी के साथ अपनी आंखें ऊपर उठाई और अपने बगल में खड़े लीजी को एक ट्रेम्बलिंग आवाज में इंस्ट्रक्ट किया, जल्दी जाओ और उस रिबेलियस सन निंग झेंग को मेरे पास लेकर आओ। आधे पल बाद निंग झेंग को एस्कॉर्ट करके अंदर लाया गया और वो सॉवरेन के सामने घुटनों पर बैठ गया। निंग युआनशियन ने अपने कांपते हुए हाथ को ऊपर उठाया, उसकी तरफ पॉइंट किया और गुस्से में डांटते हुए बोले, देखो तुमने कैसा गुड डीड किया है। क्योंकि ये अब्सर्ड बॉर्डर हंट तुमने और शेन लैंग ने प्रपोज किया था, तो अब से इसे रिजॉल्व करने का सारा टास्क फुली तुम दोनों को हैंड ओवर किया जाता है। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए एब्सोल्युटली एक सिंगल सोल्जर भी डिस्पैच नहीं करूंगा। 2000 न्यू रिक्रूट्स चू किंगडम के 5000 एलीट ट्रूप्स के अगेंस्ट लड़ेंगे। इस ब्रिलियंट आइडिया को सोचने के लिए तुम्हारा और शेन लैंग का थैंक्स। अगर ये बैटल हार गए तो तुम दोनों एक साथ अपनी डेथ से इसकी माफी मांगोगे। ये सुनकर निंग झेंग पूरी तरह साइलेंट रहा। ये देखकर वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स आगे बढ़ा और बोला, योर मैजेस्टी किंग ऑफ यू, क्योंकि अब आपने डिसीजन ले ही लिया है तो प्लीज इस नेशनल क्रेडेंशियल पर इमीडिएटली अपनी सील स्टैम्प करके इसे कंफर्म कर दीजिए। चू और यू के बीच हमारा ये बॉर्डर हंट 4 महीने बाद यानी नेक्स्ट ईयर के 2nd मंथ के 3rd डे पर सेट हुआ है। मैं सोच रहा था कि योर मैजेस्टी का इस पर क्या ख्याल है। ये सुनते ही निंग युआनशियन ने टायर्ड होकर वीकली अपनी आंखें बंद कर लीं और रिस्पॉन्ड किया और फिर लीजी को नेशनल क्रेडेंशियल प्रेजेंट करने का इशारा किया। इस वक्त निंग युआनशियन के हाथ और भी ज्यादा सिवियरली शेक कर रहे थे। साइन करते वक्त वो ऑलमोस्ट पेन को स्टेडीली होल्ड तक नहीं कर पा रहे थे। ये कहना पड़ेगा कि उनकी ये एक्सक्विजिट एक्टिंग अगर मॉडर्न टाइम्स में रखी जाती तो सच में उन्हें एक ऑस्कर स्टैचुएट से अवार्ड किया जाना चाहिए था। मोनार्क सील को जोर से उस नेशनल क्रेडेंशियल पर स्टैंप कर दिया गया। चू किंगडम के वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स ने अपने सामने उस ब्राइट रेड मार्क को देखा, अपने दिल के अंदर की एक्साइटमेंट को दबाते हुए सीक्रेटली वाइल्डली रिजॉइस करते हुए सोचा, फाइनली डन। मेरा चू किंगडम आखिरकार यू किंगडम से फ्लैश का एक बड़ा पीस कट करने जा रहा है। 23 फोर्ट्रेसेस, 8,000,000 गोल्ड कॉइन्स इंडेमनिटी। सिर्फ यही सब मिलकर आने वाले कई सालों तक यू किंगडम को मेरे चू किंगडम के साथ सदर्न हेजेमॉन की पोजीशन के लिए कम्पीट करने के नाकाबिल बना देंगे। हालांकि पूरे शहर में फैली इन डिस्कशंस की नॉइज के बीच एक ऐसा सीन जिसे हर कोई इनकंसीवेबल मान रहा था, वो कैपिटल में दोबारा अपीयर हुआ। शेन लैंग ने एक्चुअली मिथिकल टर्टल गेट के सामने हाई सैलरी सोल्जर रिक्रूटमेंट के लिए अपना एक स्टॉल सेटअप कर लिया था। एक ह्यूज क्रिम्सन बैनर वहां हाई हैंग कर रहा था, जिस पर आई कैचिंग लार्ज कैरेक्टर्स में लिखा था, मंथली सैलरी 30 सिल्वर कॉइन्स और वंस एम्प्लॉयड होने पर 1 साल की सैलरी लंप सम में पे की जाएगी। उसके इस कदम ने इंस्टेंटली पूरे शहर की डिस्कशन को डेटोनेट कर दिया। बहुत से लोग इसे देख रहे थे और उन्हें ये रिडिकुलस और अम्यूजिंग दोनों लग रहा था। क्या ये सच में 2000 स्पेशल ब्लड लाइन पोजेसर्स को रिक्रूट कर पाएगा? बॉर्डर हंट शुरू होने में अब 4 महीने से भी कम वक्त बचा है। नो वे शेन लैंग, तुम अभी सिर्फ सोल्जर्स रिक्रूट करना स्टार्ट कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी पिछली इंपीरियल एग्जामिनेशन की तरह ही लकी रहोगे और एक ही गो में 2000 स्पेशल ब्लड लाइन पोजेसर्स को रिक्रूट कर लोगे? ये लड़का सिंपली हमारे यू किंगडम की फ्यूचर नेशनल डेस्टिनी के साथ जोक कर रहा है। हालांकि आसपास के उन सारे रूमर्स और स्लैंडर्स को फेस करते हुए भी शेन लैंग पूरी तरह इंडिफरेंट रहा, यहां तक कि उसने पर्सनली फील्ड में उतरकर रिक्रूटमेंट प्रमोट करने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया और इन पब्लिक ओपिनियन से उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए और शेन लैंग का वो रिक्रूटमेंट स्टॉल एक्सट्रीमली कोल्ड ही रहा, जहां कोई पूछने तक नहीं आया। और वो लोग जो वहां जोक देखने आए थे, उन्होंने ये देखकर अपनी सार्कास्टिक रिमार्क्स को और इंटेंसिफाई कर दिया।
शेन लैंग, ये लड़का सच में खुद को कुछ ज्यादा ही ओवररेट करता है। चू किंगडम के वो 5000 एलीट सारे ब्रेव वॉरियर्स हैं जो सालों तक लड़े हैं। अभी इस क्रिटिकल जंक्चर पर टेम्पररीली सोल्जर्स को रिक्रूट करना, आखिर कौन सोचेगा कि उसकी लाइफ इतनी लंबी है कि वो उसके साथ बॉर्डर पर अपनी मौत को इन्वाइट करने चला जाए। दरअसल इस टाइम पीरियड में ऐसा नहीं था कि सच में वहां इंक्वायर करने कोई नहीं आया। बस बात यह थी कि जो लोग कंसल्ट करने आते थे वो मास्टर लैंग के रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते थे और उन्हें वहां से ड्राइव अवे कर दिया जाता था। वक्त तेजी से उड़ा और शेन लैंग के रिक्रूटमेंट स्टॉल सेटअप किए हुए 5वां दिन आ गया। जब पूरे शहर के लोग अभी भी उसके इन वाइल्ड फैंटेसीज और फ्रूटलेस रिक्रूटमेंट का मजाक उड़ा रहे थे, तब उसने अचानक एक शॉकिंग मूव चल दिया। उसने एडवांस में ड्राफ्ट की गई लिस्ट के अकॉर्डिंग वू लाई और फीमेल जनरल्स के एक ग्रुप को ऑर्डर दिया कि वह डायरेक्टली लोगों के दरवाजों पर जाकर आर्मी के लिए उन्हें ग्रैब करना स्टार्ट कर दें। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, पूरा कैपिटल इंस्टेंटली एक अप्रोर में पड़ गया। काउंटलेस कॉमनर्स इस बात से फ्यूरियस थे और वो शेन लैंग को उसकी अब्सर्ड और टिरानिकल हरकतों के लिए अक्यूज करने लगे। लेकिन उनका ये गुस्सा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। जब उन फीमेल जनरल्स द्वारा पकड़े गए लोग स्ट्रीट पर अपीयर हुए तो सारे ऑनलुकर्स दोबारा शॉक और डम्फाउंडेड रह गए। वो सिर्फ सिकली लोग नहीं थे, बल्कि वो सारे मेंटली रिटार्डेड और सिकली बॉडीज वाले लो एनर्जी लोग थे। एक बार जब ये न्यूज फैली तो ये मैटर कंट्रीमैन के लिए दोबारा एक लाफिंग स्टॉक बन गया। स्ट्रीट्स और एलीज हर जगह रिडिक्यूल से भर गए। क्या ऐसा हो सकता है कि शेन लैंग इस क्रैक्ड पॉट को पूरी तरह तोड़ने का सोच रहा है और कैपिटल के सारे लो एनर्जी लोगों को एक ही नेट में कैच करके एक ब्रेन डैमेज्ड आर्मी फॉर्म करने की प्रिपरेशन कर रहा है ताकि हिज मैजेस्टी को परफंक्चुअली डील कर सके? हालांकि उन लोगों को कहां पता था कि दूसरों की आंखों में यूजलेस लगने वाले ये लो एनर्जी लोग असल में शेन लैंग के दिल में रेयर ट्रेजर्स थे। क्योंकि जो ब्लैंक ब्लड लाइन पोजेसर्स वो ढूंढ रहा था, उन सब में एक कॉमन फीचर था, फ्रेल बॉडीज और स्कैटर्ड गेजेस। हालांकि वो अपने एक्सप्रेशंस में डल नजर आते थे, लेकिन नेचुरली वो सच में स्टूपिड नहीं थे, बस आउटसाइड वर्ल्ड को रिएक्ट करने में एक्सट्रीमली स्लो थे। उसके हिसाब से ये लोग मॉडर्न सोसाइटी में मेंशन किए गए ऑटिस्टिक पेशेंट्स की तरह ज्यादा थे, ना कि इनक्यूरेबल। और स्पेसिफिकली इसी वजह से इस ईरा में जहां फिजिकल लेबर एक फंडामेंटल चीज थी, ये लोग हर फैमिली के लिए एक हैवी बर्डन बन चुके थे। ऐसी चीज जिसे खाना टेस्टलेस हो लेकिन फेंकने में भी शर्माए। इसलिए जब वू लाई और बाकी लोग उन्हें पकड़ने गए तो मोस्टली फैमिलीज ने ना सिर्फ कोई रेजिस्ट नहीं किया, बल्कि शेन लैंग द्वारा प्रॉमिस की गई उस सैलरी को लेने के बाद अपने दिल ही दिल में सीक्रेटली रिजॉइस करने लगी। उन्हें लगा कि आखिरकार उन्हें इस बर्डन से छुटकारा मिल गया। इस वक्त एक स्ट्रीट कॉर्नर पर एक हाउसहोल्ड के सामने वू लाई ने अपने हाथ में डीड ऑफ सेल पकड़ी हुई थी और कोर्टयार्ड में खड़ी खुशी से चमकते चेहरे वाली एक औरत से डीप वॉइस में बोल रही थी, क्योंकि तुमने सैलरी ले ली है तो यहां साइन करो और अपना फिंगरप्रिंट लगाओ। आज के बाद से तुम्हारी फैमिली के इस बेटे का तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। इसकी बर्थ, एजिंग, इलनेस और डेथ अब सब मिलिट्री कैंप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनकर वो औरत उन हैवी सिल्वर कॉइन्स को पकड़कर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसका मुंह खुशी से आसमान छू रहा हो। इतने सारे पैसे, 180 सिल्वर कॉइन्स, ये नॉर्मल सोल्जर की पे से 10 गुना ज्यादा था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका ये फूलिश बेटा उसकी फैमिली के लिए इतनी बड़ी फॉर्च्यून ला सकता है। ये सोचते ही उसने बिना किसी हेजिटेशन के अपना नाम साइन कर दिया। एक ऑर्डिनरी फैमिली 10 साल तक स्ट्रिक्टली सेव करके भी इतने पैसे नहीं बचा सकती थी। अब वो ना सिर्फ प्रॉपर्ली इस फूलिश बेटे को फेंक सकती थी, बल्कि इस पैसे का यूज करके एक नया घर बना सकती थी और अपने दूसरे बेटे के लिए एक पत्नी भी ला सकती थी। उनकी पूरी फैमिली के लिए जिंदगी भर का लाइवलीहुड सेटल हो गया था। भला वो ऐसी अच्छी चीज के लिए रिफ्यूज कैसे कर सकती थी? वू ली ने इसी तरह दूसरे घर और तीसरे घर तक कंटिन्यू रखा, यहां तक कि उन लोगों के पास भी गई जिनकी लिस्ट में वो लोग डीप माउंटेन्स और ओल्ड फॉरेस्ट्स में अबैंडन कर दिए गए थे। उसने अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलकर उन पिटिफुल लो एनर्जी लोगों को ढूंढ निकाला और बिल्कुल इस तरह आधे महीने की रिक्रूटमेंट के बाद मार्की ऑफ चंगपिंग के मैंशन में 2300 से ज्यादा ब्लैंक ब्लड लाइन पोजेसर्स अरेंज कर लिए गए। उसके बाद शेन लैंग ने सोल्जर्स के तौर पर उन पर स्ट्रिक्टली डिमांड्स नहीं रखी, बल्कि सबसे पहले उसने लोगों को रिच फूड और ब्रांड न्यू क्लोथ्स प्रिपेयर करने के लिए कहा, ताकि पिछले कई सालों से बुलिंग और भूख को एंड्योर करने वाले ये लोग लाइफ में पहली बार वार्मथ फील कर सकें। उसके बाद उसने पेशेंट्स के साथ 10 दिन से ज्यादा उनकी बॉडी को कंडीशन करने में टाइम स्पेंड किया और कू ये चेन को उन्हें बेसिक मिलिट्री कैंप रूल्स और डेली एटिकेट सिखाने के लिए लगा दिया। और हालांकि लोगों का ये ग्रुप दिखने में सिली था, पर वो क्लियरली सेंस कर सकते थे कि कौन उनके साथ जेन्युइनली अच्छा है और उन सब ने उसकी कमांड्स के साथ कोऑपरेट करने की बहुत कोशिश की। को येचन जो ओरिजिनली वरीड था कि इनको ट्रेन करना हार्ड होगा, वो इनकी लर्निंग स्पीड देखकर जल्द ही शॉक रह गया। सिर्फ 3 दिनों के अंदर इन 2300 से ज्यादा लोगों ने बेसिक फॉर्मेशन कोऑपरेशन को प्रोफिशिएंटली मास्टर कर लिया था। अगले दिन शेन लैंग ने 200 से ज्यादा कवर्ड हॉर्स कैरेजेस अरेंज करवाए, इन 2000 से ज्यादा लोगों को कैपिटल से दूर नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड में सीक्रेट मॉडिफिकेशन के लिए ले जाने की तैयारी करते हुए। जैसे ही ये खबर फैली, काउंटलेस कॉमनर्स उस कैरेज रूट की दोनों साइड्स पर इस स्पेक्टिकल को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। जब उन्होंने परफेक्टली क्लियर देखा कि उन कैरेजेस पर बैठे सोल्जर्स अभी भी डल लग रहे थे और फूलिश फेसेस के साथ उनकी लार टपक रही थी, तो वो इंस्टेंटली एक क्रेजी लाफ्टर और डिस्कशन में इरप्ट हो गए। नो वे, एब्सोल्युटली नो वे। क्या शेन लैंग ने इस महीने सच में इतने सारे रिटार्ड्स को रिक्रूट कर लिया है और इनके साथ वो बैटलफील्ड पर जाने की तैयारी कर रहा है? और इन लोगों के पेरेंट्स भी सच में काफी क्रूल है। सिर्फ उस थोड़ी सी सैलरी के लिए उन्होंने एक्चुअली अपने इन फूलिश बेटों को मरने के लिए भेज दिया। उन कैरेजेस पर बैठे ब्लैंक ब्लड लाइन पोजेसर्स नीचे से आने वाले उस स्काई फेलिंग रिडिक्यूल को सुनकर एक के बाद एक अपने सर झुकाने लगे और उनके दिल एक थिक इंफीरियरिटी और अनईजीनेस में लिपट गए। हालांकि वो आउटसाइड वर्ल्ड की तरफ रिएक्ट करने में काफी स्लो थे, लेकिन वो उन सार्कास्टिक वर्ड्स को अच्छी तरह समझ सकते थे। हर कोई सबकॉन्शियसली अपनी बॉडी को श्रिंक कर रहा था, जैसे वो सब मिलकर एक साथ टाइटली कर्ल होना चाहते हों, खुद को छुपाना चाहते हों और बाहर की उन डिस्डेनफुल गेजेस को अवॉइड करना चाहते हों। लेड कैरेज के अंदर शेन लैंग ने कर्टन उठाया और बाहर खड़ी नॉइजी और मॉक करने वाली उस भीड़ पर एक नजर डाली। वो एक हल्की सी सांस छोड़ते हुए बोला, प्रिंस निंगशेंग, आगे के फ्यूचर को सोचकर मुझे सच में आपके लिए बहुत सिंपैथी फील होती है।
यहां तक कि अगर आप इस सक्सेशन को सीज करके थ्रोन पर बैठने में कामयाब हो भी गए, तब भी जो आपको हर रोज फेस करना पड़ेगा वो शायद ऐसे ही फूलिश इडियट्स का ग्रुप होगा, जिन्हें रीजन समझ नहीं आता और जो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना और दूसरों का मजाक उड़ाना जानते हैं। निंग जियांग ने यह सुना और हेल्पलेसली अपना सिर हिलाया। उन पर मत हंसो, ये ऑनलुकर्स बस इग्नोरेंट हैं, और कैरेजेस पर बैठे ये लोग एक्चुअली बहुत पिटिफुल हैं। इन्हें साल भर इनकी फैमिली ने डिसलाइक किया, पूरी दुनिया ने इन्हें डिस्पाइज किया, और इन्होंने लाइफ में कभी आधी बिट वार्मथ भी फील नहीं की। शेन लैंग ने स्नीयर किया। उसके होठों के किनारे पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। पिटिफुल लोगों के पास पैथेटिक एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन एक फूल होना और ये बात पता ना होना और इंटेंशनली दूसरों को मॉक करना सबसे पैथेटिक बात है ना? ये बोलने के बाद उसने वापस अपना सिर घुमाया और खिड़की के बाहर देखने लगा। उनका कॉन्वॉय जल्द ही नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड पहुंचने वाला था। वो जगह इन ब्लैंक ब्लड लाइन पोजेसर्स की ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्टिंग पॉइंट बनने वाली थी। एक बार जब मॉडिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद ये लोग किस तरह की कॉम्बैट पावर के साथ इरप्ट होंगे, ये देखने का वो सच में और वेट नहीं कर पा रहा था। शेन लैंग का कॉन्वॉय उन 2300 से ज्यादा ब्लैंक ब्लड लाइन पोजेसर्स को नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड की तरफ ले गया ताकि वहां उन पर ब्लड लाइन मॉडिफिकेशन कंडक्ट की जा सके। जैसे ही कॉन्वॉय हंटिंग ग्राउंड की बाउंड्री के अंदर एंटर हुआ, उन्हें एक वेल इक्विप्ड आर्मी ने इंटरसेप्ट कर लिया। ये देखकर कु येचेन तुरंत नेगोशिएट करने के लिए आगे आया। एवरीवन, मैं कु येचेन हूं, मार्की ऑफ चैंगपिंग्स मैंशन के 1000 हाउसहोल्ड्स का लीडर। हिज मैजेस्टी के ऑर्डर्स के अंडर मैं इस नई आर्मी को नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड में स्टेशन और ट्रेन करने के लिए लीड कर रहा हूं। प्लीज रास्ता छोड़ दें और यहां से चले जाएं। जैसे ही उसकी आवाज रुकी, एक औरत एक लंबे घोड़े पर सवार होकर सामने वाली आर्मी से स्लोली चलते हुए बाहर आई। ये औरत कोई और नहीं बल्कि झोंग म्याओ थी, जो झोंग फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर थी। उसने अपने घोड़े की लगाम खींची और अनकाइंड आंखों के साथ कु येचेन को घूरने लगी। उसकी टोन में डिसडेन और प्रोवोकेशन भरा हुआ था। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि हिज मैजेस्टी ने ये नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड तुम्हें बेस्टो किया है, क्योंकि हमारी झोंग फैमिली के 2000 एलीट्स पहले से ही यहाँ स्टेशन हो चुके हैं, तो अब ये नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड हमारा है। अब यहाँ कोई भी आ जाए, सब यूजलेस है। इस पॉइंट पर बोलते बोलते झोंग म्याओ ने अचानक अपनी कमर से तलवार निकाल ली। एक कोल्ड लाइट फ्लैश हुई और उसके पीछे खड़ी कैवलरी ने यूनिजन में रिस्पॉन्ड किया, जिससे उनका मोमेंटम और भी ज्यादा सिवियर हो गया। उसने तुरंत चिल्लाकर ऑर्डर दिया, जनरल्स, ऑर्डर सुनो। ये जगह अब एक मिलिट्री रिस्ट्रिक्टेड जोन डेजिग्नेट कर दी गई है। किसी को भी यहाँ आधा स्टेप भी अप्रोच करने की परमिशन नहीं है। जो भी इसे वायलेट करेगा, उसे इसी वक्त बिना किसी मर्सी के जान से मार दिया जाएगा। झोंग म्याओ की इस क्लैमरिंग शाउट को सुनकर शेन लैंग आराम से कैरेज से नीचे उतरा और फिर उसके चेहरे पर एक मॉकिंग स्माइल आ गई और बोला, तो ये झोंग म्याओ है, तुम्हारी मास्टर झोंग शिशी कहाँ है? क्या ऐसा हो सकता है कि पिछली बार मेरे हाथों डिसफिगर होने के बाद उसके पास किसी को मुंह दिखाने का फेस नहीं बचा, इसलिए उसने तुम जैसी एक डॉग को मेरे सामने भौंकने के लिए भेज दिया है? तुम सच में मौत ढूंढ रही हो। शेन लैंग के इन शब्दों से झोंग म्याओ इंस्टेंटली इनरेज हो गई। उसने गुस्से से उसे घूरा और वो बस उस पर भड़कने ही वाली थी, तभी अचानक उसके पीछे से एक क्लियर लेकिन हेट से भरी फीमेल वॉइस आई। शेन लैंग, अपनी औकात में रहो, मैं तुम्हारा यहाँ बहुत पहले से वेट कर रही थी। सबने उस आवाज की तरफ देखा और पाया कि झोंग शिशी एक टाइट आउटफिट पहने हुए आर्मी के रियर से धीरे धीरे चलते हुए आगे आ रही थी। इस वक्त उसके चेहरे से सारे स्कार्स गायब हो चुके थे, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें पूरी तरह कोल्डनेस से भरी थीं। उसने परफेक्टली डेडली नजर से शेन लैंग को घूरा और उसका हर एक शब्द गुस्से से भरा था। स्कम, ध्यान से सुनो, अभी के अभी अपने लोगों को लो और यहां से दफा हो जाओ, वरना अगर तुमने इस डिफेंस लाइन को आधा स्टेप भी क्रॉस करने का डेयर किया तो मेरी आर्मी के हाथों एक्सटर्मिनेट होने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर शेन लैंग को कोई डर नहीं लगा, बल्कि वो जोर से हंस पड़ा। नॉट बैड झोंग शिशी, तुम्हारा चेहरा एक्चुअली इतनी जल्दी हील हो गया? लगता है तुमने बहुत पहले ही डिफेंस लाइन सेटअप कर ली थी, और यहां तक कि ये भी स्काउट कर लिया था कि मेरी साइड पर सिर्फ 300 से ज्यादा आर्म सोल्जर्स हैं जो पूरी तरह बैटल के लिए जा सकते हैं, जो तुम्हारे 2000 ट्रूप्स को कन्फ्रंट नहीं कर सकते। नो वंडर तुम इतना कॉन्फिडेंट फील कर रही हो। हालांकि झोंग शिशी ने उसकी बातों को पिकअप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बल्कि डायरेक्टली उस पर पॉइंट करते हुए स्टर्नली चिल्लाई, शेन लैंग, मैं अभी तुम्हारे साथ वर्ड प्ले में एंगेज नहीं होंगी। मैं 5 तक काउंट करूंगी। अगर तुम अभी भी अपने लोगों के साथ रिट्रीट नहीं करते तो मेरे हाथों एक्सटर्मिनेट होने के लिए तैयार रहो। इससे पहले कि वो 3 तक काउंट कर पाती, शेन लैंग ने अचानक अपना हाथ उठाकर उसकी बात को इंटरप्ट कर दिया। उसकी आंखें अचानक शार्प हो गईं और उसकी टोन कोल्ड हो गई। झोंग शिशी, इतना प्राउड मत हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम पहले ही मेरे ट्रैप में गिर चुकी हो? मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि अपनी आर्मी को लो और जल्दी से यहां से निकल जाओ, वरना मुझे आज तुम्हारी पूरी आर्मी को एक्सटर्मिनेट करने में और झोंग फैमिली की एक और फोर्स को तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात सुनते ही पीछे खड़ी झोंग म्याओ जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरी तरह डिसडेन और रिडिक्यूल से भरी थी। बस तुम एक प्रिटी बॉय जो खाने के लिए अपने चेहरे पर रिलाई करता है, तुम यहाँ लोगों को डराने की हिम्मत कर रहे हो? कैसा ट्रैप और कहाँ का ट्रैप? अपने उन मेयर 300 आर्म्ड सोल्जर्स के साथ तुम मेरी झोंग फैमिली के 2000 एलीट्स के सामने ऐसी बड़ी बातें करने का डेयर कर रहे हो? ये सच में लोगों को हंसा हंसा कर मार देगा। ये सुनकर शेन लैंग के होठों पर वो स्माइल कुछ और डीप हो गई, लेकिन उसने उसको पूरी तरह इग्नोर कर दिया और उसकी निगाहें सीधा पास्ट करते हुए उस टेंस लग रही झोंग शिशी पर जा रुकी। झोंग शिशी, पहले तुम चाहती थी कि कंसर्ट झोंग एक्शन ले और मुझे रास्ते से हटा दे, राइट? लेकिन पिटी यह है कि वो फिलहाल पैलेस में सॉवरेन की देखभाल करने में बिजी है और उसके पास तुम्हारे और मेरे बीच के इस ग्रज को अटेंड करने का कोई टाइम नहीं है। इसलिए तुमने सेकंड बेस्ट ऑप्शन पर सेटल कर लिया। तुमने नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड में ट्री के पास बैठकर रैबिट का वेट करने का सोचा। तुमने पर्सनल एक्शन लेने का डिसाइड किया ताकि तुम उन फर्स्ट बैच ऑफ एडवांस ट्रूप्स के साथ डील कर सको। तुमने सीक्रेटली 3 दिन पहले नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड में इन्फिल्ट्रेट किया ताकि डिफेंसेस सेटअप कर सको, और कल रात तुम्हारे साथ लार्ज स्केल मेन आर्मी हंटिंग ग्राउंड के अंदर एंटर कर गई। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सुनकर कि शेन लैंग को उनके वेयरअबाउट्स अपने हाथ की लकीरों की तरह पता है, झोंग शिशी का दिल बुरी तरह बैठ गया।
लेकिन उसने फिर भी खुद को शांत दिखाने के लिए फोर्स किया और दांत पीसते हुए एक डीप आवाज में बोली, तो क्या हुआ? आज तुम्हारे पास लोग कम है और पावर वीक है। क्या तुम्हारे पास हमसे डायरेक्टली हार्ड रेजिस्ट करने की हिम्मत है? शेन लैंग ने उसकी तरफ कंटेम्प्चुअस लुक दिया। उसकी टोन मॉकरी से भरी थी। तो क्या तुमने कभी सोचा, जब मैं ये गेस कर सकता था कि तुम नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड में एडवांस में एंटर करोगी, तो मैं तुमसे एक स्टेप पहले आकर यहां सिचुएशन क्यों नहीं लेआउट कर सकता था, ताकि मैं तुम्हारे ट्रैप में एंटर होने का वेट कर सकूं? तभी साइड में खड़ी झोंग म्याओ ने तुरंत स्नीर किया और डिस्डेन से भरे चेहरे के साथ रिफ्यूट किया। शेन लैंग, यहां मिस्ट्रीज प्ले करना बंद करो। हम तुम्हारे इन डर्टी मीन्स के खिलाफ पहले से ही गार्डेड हैं। हम न सिर्फ अपना खुद का फूड साथ लेकर आए हैं, बल्कि ड्रिंकिंग वाटर को भी पीने से पहले रिपीटेडली बॉयल किया गया है। जो भी चीज मुंह के अंदर जाती है उसे एडवांस में टॉक्सिसिटी के लिए टेस्ट किया गया है। मैं देखना चाहती हूं कि ऐसी कौन सी ट्रिक बची है जिससे तुम हमारे 2000 से ज्यादा लोगों को एक ही सांस में नॉकडाउन कर दोगे। शेन लैंग ये सुनकर जोर से हंस पड़ा और बोला, बहुत सही कहा, तुम लोगों ने इस बार सच में स्मार्ट बनना सीख लिया है। लेकिन झोंग शीशी, शेन लैंग की आंखों में एक कनिंग और बदमाश स्माइल फ्लैश हुई। तुम्हें उस मैटर के बारे में पता ही होगा जब शू शू ने अपनी फॉस्टर मदर स्वॉर्ड किंग की पत्नी को जीयू कर्स्ड बग पॉइजन देकर पॉइजन किया था, राइट? जैसे ही ये शब्द बाहर आए, झोंग शीशी और झोंग म्याओ का चेहरा इंस्टेंटली ड्रास्टिकली चेंज हो गया। क्या ये वही था जो वो सोच रही थी? इम्पॉसिबल। शेन लैंग इतनी आसानी से ऐसी चीज कैसे ऑब्टेन कर सकता था? उनका पैनिक रिएक्शन देखकर शेन लैंग स्नेयर किए बिना नहीं रह पाया और कंटिन्यू किया, आओ आओ, पहले मास्टर लैंग को तुम्हें एक्सप्लेन करने दो। ऑर्डिनरी सिवियर पॉइजन चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लार्ज क्वांटिटीज में डाइल्यूट होने के बाद बेसिक उनका कोई लिथैलिटी नहीं बचता। लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा टेरिफाइंग एक चीज होती है जिसे बॉइलिंग वाटर में भी नहीं मारा जा सकता। वो है फ्लोटिंग माउंटेन कर्स्ड पॉइजन बग्स। इनमें सबसे टेरिफाइंग बात यह है कि ये कर्स्ड बग्स ह्यूमन बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली सेल्फ स्प्लिट और सेल्फ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरे हंड्रेड्स ऑफ कर्स्ड बग्स कुछ ही दिनों के अंदर टेंस ऑफ थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स या उससे भी ज्यादा में बदल सकते हैं। मैंने बस किसी को स्वॉर्ड किंग की पत्नी के ब्लड के कुछ ड्रॉप्स हंटिंग ग्राउंड के सारे वाटर वेल्स में डालने के लिए भेज दिया था, तुम्हारे नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड पहुंचने से ठीक पहले। गेस करो ब्लड की उन कुछ ड्रॉप्स में कितने कर्स्ड पॉइजन बग्स हिडन थे? मुझे लगता है कम से कम सेवरल बिलियंस तो जरूर होंगे। इस पॉइंट तक पहुंचकर उसने अपना सिर उठाया और उन पेल फेसेस वाले झोंग सोल्जर्स पर नजर घुमाई। उसके होठों के किनारे पर हल्के से एक आर्क बन गया और उसकी टोन में थोड़ी प्लेफुलनेस थी। तुम लोगों को इस हंटिंग ग्राउंड का वेल वाटर पीते हुए 3 दिन हो चुके हैं। तुम्हें प्रॉपर्ली ये सोच लेना चाहिए कि अब तक तुम्हारी बॉडीज में कितने कर्स्ड बग्स रिप्रोड्यूस हो चुके होंगे। वैसे बाय द वे, मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि ब्लड लाइन जितनी हाई होती है, ये कर्स्ड पॉइजन उतनी ही तेजी से रिप्रोड्यूस करता है। मुझे पूरा बिलीव है कि तुम में से कुछ लोगों में पहले से ही सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो गए होंगे, राइट? स्किन एक टोट की तरह होने लगती है, पिटेड हर्पीज और हार्ड स्किन से कवर हो जाती है, लाइट से डर लगने लगता है, आवाज होर्स हो जाती है और फाइनली इंसान धीरे धीरे अपनी सैनिटी लूज करने लगता है। शेन लैंग की इस डिस्क्रिप्शन को सुनकर झोंग शीशी का चेहरा पैलर और पैलर होता चला गया। उसकी पूरी बॉडी अनकंट्रोलेबली कांपने लगी। उसकी आंखों की वो टफनेस कब की फियर में रिप्लेस हो चुकी थी। यहां तक कि झोंग म्याओ, जो हमेशा से एरोगेंट और डोमिनेटिंग रही थी, वो डर के मारे अपना मुंह कवर करने लगी। उसकी आंखें पैनिक से भरी थीं, क्योंकि सिर्फ उसको पता था कि पिछली रात से उसे अपने लोअर एब्डोमेन में फेंटली अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ये बस उसकी केयरलेसनेस थी, जिसकी वजह से उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया। शेन लैंग की इस तरह की डिस्क्रिप्शन सुनते ही उसके पैरों के तलवों से लेकर पूरी बॉडी में एक चिल इंस्टेंटली रश कर गई। क्या इस बास्टर्ड ने जो भी कहा वो सब सच है? तभी शेन लैंग ने अचानक अपनी लोअर बॉडी की तरफ पॉइंट किया और आगे बोला, मैं तुम सबको बताना भूल गया कि ये कर्स्ड पॉइजन सबसे पहले जहां सिम्टम्स दिखाता है वो पोजीशन इनर थाई से स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में शायद ये सिर्फ एक पेनलेस और इचलेस हर्पीज होता है और फिर बाद में ये अनबेरेबली इची होने लगता है, जब तक ये हर्पीज पूरी बॉडी में ना फैल जाए। फिर उसे बचाना सच में इमॉर्टल्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है। शेन लैंग की बातें सुनकर सारे झोंग सोल्जर्स को सबकॉन्शियसली अपनी बॉडीज में डिस्कम्फर्ट फील होने लगा। झोंग म्याओ बुरी तरह डर चुकी थी। वो स्टर्नली रोर करने से खुद को रोक नहीं पाई। अब उसे किसी डिग्निटी की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने घोड़े का सिर मोड़ लिया और पागलों की तरह झोंग मिलिट्री कैंप की डायरेक्शन में तेजी से भागने लगी। वो स्पीड में सीधा अपने खुद के टेंट के अंदर घुसी। जब उसने अपनी आर्मर उतारी और अपनी इनर थाई पर एक टोड स्किन लाइक हर्पीज देखा, तो उसका स्कैल्प इंस्टेंटली नम हो गया और उसका दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक पड़ गया। ये सच है, मैं सच में इसका शिकार बन चुकी हूं। तुरंत बाद आसपास के टेंट से एक के बाद एक श्रिल वेल्स गूंजने लगी। उस बीस्ट शेन लैंग ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। मेरी इनर थाई पर भी हर्पीज है। ये इतनी इची है, बहुत इची है। हेल्प! हम सब हिट हो चुके हैं। और अपनी जगह खड़ा शेन लैंग कुछ ही दूरी पर झोंग मिलिट्री कैंप से आने वाली उन वेल्स और पैनिक शाउट्स को सुन रहा था। उसके होठों के किनारे पर एक कोल्ड आर्क बन गया। झोंग शीशी, लगता है तुम्हारे कुछ सोल्जर्स पर इसका अटैक होना स्टार्ट हो गया है। श्योर, मुझे याद है कि तुम अपनी नोबल आइडेंटिटी के साथ कभी भी वेल वाटर नहीं पीती हो। तुम सिर्फ पहाड़ों का प्योर स्प्रिंग वाटर ही पीती हो, राइट? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, झोंग शीशी की फिगर एकदम स्टिफ हो गई और उसकी आंखों का फियर कुछ पॉइंट्स और डीप हो गया। हालांकि शेन लैंग बिना किसी जल्दी के अनहरिडली बोलता रहा। अगर मैं सही से याद करूं तो ग्रेटिट्यूड माउंटेन पर, जो इस हंटिंग ग्राउंड के सबसे करीब वाला पहाड़ है, वहां एक क्लिफ क्रैक है। उसी क्रैक से साल भर कंटिन्यूअसली स्वीट स्प्रिंग वाटर फ्लो करता रहता है, जो अपेरेंटली तुम्हारा फेवरेट है। बस इस पॉइंट पर बोलते हुए शेन लैंग की आंखों में एक कनिंग चमक आ गई। क्या कोइंसिडेंस है? जब मेरा सबऑर्डिनेट मुझे रिपोर्ट देने वापस आया तो उसने बताया कि एब्सोल्युटली फुल प्रूफ बनने और कोई लूप होल ना छोड़ने के लिए उसने स्वॉर्ड किंग की पत्नी का वो पॉइजन ब्लड उस स्प्रिंग वाटर के सोर्स में भी ड्रिप कर दिया था। मुझे डर है कि हंटिंग ग्राउंड में आने के बाद तुमने स्प्रिंग वाटर का जो भी माउथफुल पिया है वो कब का कर्स्ड बग्स के ब्रीड होने का एक हॉटबेड बन चुका होगा। ये शब्द सुनते ही झोंग शीशी का चेहरा इंस्टेंटली पेपर की तरह पेल हो गया। उसकी बॉडी ऐसे कांप रही थी जैसे अगले ही सेकंड वो जमीन पर कलैप्स हो जाएगी।
उसने अपनी ट्रेम्बलिंग फिंगर उठाई, शेन लैंग की तरफ पॉइंट किया। उसकी आवाज होर्स और ब्रोकन हो चुकी थी। शेन लैंग, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे डरा रहे हो, राइट? ये सुनकर शेन लैंग के होठों का किनारा लाइटली हुक हुआ और फिर उसने अपने बुजम से एक टेस्ट ट्यूब निकाली जिसमें रेड, ग्रीन और पर्पल मिक्स एक वियर्ड लिक्विड भरा हुआ था। उसने उस टेस्ट ट्यूब को जेंटली हिलाया और हंसने लगा। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अभी भी यहाँ हाफ अ टेल पॉइजन ब्लड बचा है जो अब तक यूज नहीं हुआ। जिस पल झोंग शीशी की नजर उस टेस्ट ट्यूब पर पड़ी, उसके पैरों के तलवों से लेकर सिर तक इंस्टेंटली एक हॉरिफाइंग चिल दौड़ गई। उसकी पूरी बॉडी का ब्लड जैसे वहीं जम गया हो। इस वक्त उसे अपनी पूरी बॉडी में बस अनबेरेबल नमनेस और इचिंग के बर्स्ट्स फील होने लगे थे, जैसे इस वक्त काउंटलेस टाइनी कर्स्ड बग्स फ्रैंटिकली क्रॉल कर रहे हों और उसके ब्लड को नॉ कर रहे हों। उसकी स्टेट देखकर शेन लैंग स्नीयर किए बिना नहीं रह पाया और कंटिन्यू किया, झोंग शीशी, क्योंकि जू शू ने तुम्हें अपने पास रखकर सिखाया है तो मुझे लगता है कि तुम्हें किसी भी और से ज्यादा इन कर्स्ड बग्स की टॉक्सिसिटी के बारे में परफेक्टली क्लियर पता होगा, राइट? यहां तक कि अगर किस्मत से इलाज हो भी गया तो बॉडी और स्किन पूरी तरह रूइन हो जाएगी और कभी वापस पास्ट की अपीयरेंस में रिकवर नहीं हो पाएगी। थोड़ा पॉज लेते हुए उसकी टोन में थोड़ी फेक रिमाइंडर थी। श्योर, इतना ज्यादा डिस्पेयर मत हो जाओ, तुम आई भी रिलेटिवली लेट ही थी। अगर बॉडी में एंटर हुए कर्स्ड बग्स को टाइम पर एक्सपेल कर दिया जाए तो अभी भी इनफ टाइम बचा होगा। लेकिन झोंग मियाओ जैसे लोग जिन्होंने कई दिनों तक वेल वाटर पिया है और कर्स्ड बग्स ने उनमें ऑलरेडी रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है, उनका अगर इलाज हो भी जाए तो मुझे डर है कि वो बेसिकली हाफ रूइंड हो जाएंगे। शेन लैंग से ये बातें सुनकर उसने तुरंत खुद को स्वॉर्ड किंग की पत्नी के उन कर्स्ड पॉइजन द्वारा टॉर्चर होने के अपीयरेंस से एसोसिएट करना शुरू कर दिया, जहां हालत ना ह्यूमन बची थी ना गोस्ट। वो पूरी तरह कांप उठी और उसके थॉट्स ऑलमोस्ट कोलैप्स होने लगे थे। अगर वो भी उस अगली, अनबेरेबल और गोस्टली अपीयरेंस में बदल गई जिसे सब डिस्पाइज करते हैं, तो इससे बेहतर होगा कि वो सीधा मर ही जाए, जो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। एक वक्त के लिए झोंग शीशी को अब किसी और चीज की परवाह नहीं रही थी। रिवेंज का ऑब्सेशन, झोंग फैमिली का फेस, उसके सबॉर्डिनेट्स की लाइफ एंड डेथ, ये सब उसकी ब्यूटी और लाइफ के आगे वर्थलेस बन चुके थे। बिना एक वर्ड बोले वो स्टंबल करते हुए घोड़े पर चढ़ी। उसके अंदर एक हार्श वर्ड छोड़कर जाने तक का मूड नहीं बचा था। वो बस जल्दी से जल्दी कैपिटल वापस भागने का सोच रही थी ताकि कर्स्ड बग्स को एक्सपेल किया जा सके। उसने अपने पैरों से घोड़े की बेली को कसके क्लैंप किया और बिना पीछे मुड़े पागलों की तरह कैपिटल की डायरेक्शन में वाइडली भागने लगी। झोंग मियाओ और बाकी सोल्जर्स इस वक्त अपनी बॉडीज में नमनेस और इचिंग के चलते पेनफुली टॉर्चर हो रहे थे। उन्होंने ऊपर देखा कि उनकी मास्टर एक्चुअली उनको छोड़कर अकेले वाइल्डली राइड करती हुई जा रही है और एक ही झपके में वो वहां से डिसअपियर हो गई। सब इंस्टेंटली शॉक्ड थे और एक के बाद एक एक्सक्लेम करने लगे, मिस, हमारे लिए रुकिए। पैनिक में वो अपनी बॉडी की डिस्कम्फर्ट की परवाह भी नहीं कर पा रहे थे। एक के बाद एक सबने घोड़ों पर माउंट किया, झोंग शीशी का नाम चिल्लाते हुए उसकी डायरेक्शन में डेस्परेटली चेस करने लगे। और बस इसी तरह एक सांस के वक्त के अंदर ही अंदर 2000 से ज्यादा झोंग सोल्जर्स एक बेहद सॉरी स्टेट में नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड के डेंस फॉरेस्ट में डिसअपियर हो गए। शेन लैंग और बाकी लोग वहीं खड़े रहे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखें वहां से भागती हुई झोंग शीशी के लिए रिडिक्यूल से भरी थीं। उसके बाद उनकी हंसी धीरे धीरे रुकी। शेन लैंग ने अपना हाथ उठाकर सबको हंटिंग ग्राउंड में सेटल डाउन होने का सिग्नल दिया। वू लाई ने बार बार सोचा, लेकिन वो खुद को आगे स्टेप बढ़ाकर रिमाइंड करवाने से नहीं रोक पाई। यंग मास्टर, हंटिंग ग्राउंड के वाटर वेल्स और माउंटेन स्प्रिंग वाटर को तो आपने पॉइजन कर दिया है, तो क्या हमें ड्रिंकिंग वाटर की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए फिर से वेल्स डिग करने चाहिए? इससे पहले कि आवाज रुकती, साइड में खड़े कू यिचिन ने खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। फिफ्थ, वू लाई थोड़ी स्टन्ड हुई और फिर अचानक उसने रियलाइज किया और एक्सप्लेन की, यंग मास्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि पॉइजनिंग का जो मैटर आपने अभी मेंशन किया था वो बस झोंग शीशी और बाकी लोगों से झूठ बोलने के लिए था? शेन लैंग हंस पड़ा। ऑफ कोर्स मैंने उनसे झूठ बोला। फ्लोटिंग माउंटेन के कर्स्ड बग्स इतने प्रेशियस हैं, भला मैं उन्हें झोंग फैमिली के इन रैबल पर वेस्ट करने के लिए कैसे बेयर कर सकता हूं? मोरओवर, हालांकि इन कर्स्ड बग्स के पास इनकम्पैरेबली पावरफुल टॉक्सिसिटी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत फ्रैजिल भी होते हैं। ये ब्लड एनर्जी पर रिलाई करके ही सर्वाइव कर सकते हैं। एक बार अगर ये पानी में गिर गए तो ये एक पल से भी कम वक्त में मर जाएंगे, जो कंप्लीटली इनकी रिप्रोड्यूस और ब्रीड करने की एबिलिटी को खत्म कर देगा। लेकिन यंग मास्टर वू लाई ये सुनने के बाद अभी भी कंफ्यूजन से भरी हुई थी। फिर उनकी बॉडीज पर इन हर्पस का क्या मैटर है? वो एक एक करके पेनफुली इच कर रहे थे। वो डायरेक्टली ऐसे दिख रहे थे जैसे सच में किसी कर्स्ड बग्स ने पॉइजन किया हो। वू लाई के इस क्वेश्चन का अभी तक आंसर नहीं मिला था, लेकिन उसके बगल में खड़े स्वॉर्ड किंग ली क्यांग्यू का चेहरा, जो अब तक चुप था, वो एक पॉट के बॉटम की तरह पूरी तरह ब्लैक पड़ चुका था। उसने अपना माथा पकड़ लिया और अपने दिल ही दिल में सीक्रेटली कंप्लेन करने से रोक नहीं पाया। यंग मास्टर, हालांकि आप मेरे लिए एक माउंटेन की तरह काइंड हैं, लेकिन प्लीज मुझे ये सारे डर्टी जॉब्स दोबारा करने के लिए मत कहिए। ये मेरी ग्रेट ग्रैंड मास्टर की आइडेंटिटी के लिए सच में बहुत ह्यूमिलिएटिंग है। शेन लैंग इतना कीन था कि उसने इंस्टेंटली स्वॉर्ड किंग की इस एम्बैरेसमेंट और डिस्प्लेजर को सेंस कर लिया। उसके होठों का किनारा लाइटली ऊपर उठने लगा। फिर उसने उन्हें एक ऑब्स्क्योर लेकिन क्लियर लुक दिया और तुरंत उसने वू लाई को एक्सप्लेन करने के लिए अपना सिर घुमाया। तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है, लेकिन उनकी बॉडीज पर जो है वो इंडीड फ्लोटिंग माउंटेन कर्स्ड पॉइजन नहीं है, बल्कि एक प्लांट टॉक्सिन है जो स्किन डिजीजेस इंड्यूस कर सकता है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, शेन लैंग के दिमाग में पास्ट की एक मेमोरी इमर्ज हो आई। जब काउंट वुआन की बेटी शुएली ने जिन मुकोंग के साथ एंगेजमेंट तोड़ दी थी, तब उसने बिल्कुल यही सेम प्लांट टॉक्सिन यूज किया था शुएली को पनिश करने के लिए। और उस वक्त सीक्रेटली उस पॉइजनिंग टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए जो इंसान गया था वो भी ली क्यांग्यू ही था। नेचुरली वो इस बात को लाउड आउट नहीं बोलना चाहता था। वू लाई ने ये सुना और समझते हुए नॉड किया, लेकिन फिर वो वरीड होते हुए बोली, तो यंग मास्टर, क्योंकि श्यू श्यू, यान ननफे और फ्लोटिंग माउंटेन के बीच एक रिलेशनशिप है, तो क्या झोंग शीशी को बहुत जल्दी पता नहीं चल जाएगा कि उसे डिसीव किया गया है? अगर वो वापस आकर फिर से ट्रबल क्रिएट करती है तो हम क्या करेंगे?
क्या हमें हिज मैजेस्टी को फाइंड करके उन्हें हमारे लिए स्टैंड लेने के लिए कहना पड़ेगा ताकि हिज मैजेस्टी ट्रूप्स भेजकर झोंग शीशी को एक्सपेल कर सकें? ये सुनकर शेन लैंग ने एक स्माइल के साथ अपना सिर ना में हिलाया। अगर इस छोटी सी बात के लिए भी हिज मैजेस्टी को ट्रबल देना पड़ेगा तो क्या इससे ये शो नहीं होगा कि मैं शेन लैंग बहुत ज्यादा इनकॉम्पिटेंट हूं? रेस्ट एश्योर्ड, झोंग शीशी के वापस जाने के बाद उसका माइंड कंप्लीटली नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड से हट जाएगा। आखिरी के इस सेंटेंस ने इंस्टेंटली वू लाई को और भी कंफ्यूज कर दिया। उसने सबकॉन्शियसली अपना सिर पीछे घुमाया। वो सीक्रेटली अपने पीछे चल रहे ली क्यांग से इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन सिर घुमाने के बाद उसने पाया कि उसके पीछे काफी देर से कोई भी नहीं था। वो एक्सक्लेम किए बिना नहीं रह सकी, सीनियर सोर्ड किंग आखिर कहां डिसअपियर हो गए? दूसरी तरफ डर से कांपती हुई झोंग शीशी एक 1000 माइल हॉर्स पर सवार होकर इस वक्त कैपिटल की डायरेक्शन में डेस्परेटली भाग रही थी। खुद को डिटॉक्सिफाई करवाने के लिए इमीडिएटली शू जू को फाइंड करने के अलावा उसके दिल में बस कंटिन्यूअसली शेन लैंग को गालियां पड़ रही थी। शेन लैंग, यू बीस्ट, वेट अंटिल मैं अपनी बॉडी से इस कर्स्ड पॉइजन को रिमूव करवा लूं। मैं डेफिनेटली तुझे 5 घोड़ों से टीयर अपार्ट करवा दूंगी, तेरी बोन्स को क्रश करके और तेरी एशेस को स्कैटर करके अपने दिल की इस नफरत को राहत दूंगी। हालांकि जब वो पूरी तरह रिजेंटमेंट से भरी हुई थी तो वो इफेक्टिवली ये बात नोटिस नहीं कर पाई कि ओरिजिनली जो झोंग कैवलरी उसके पीछे भागती हुई आई थी उन्हें वो काफी पहले ही उस वास्ट डेंस फॉरेस्ट में डिसअपियर होकर पीछे छोड़ आई है। तभी ली क्यांग किसी गोस्ट की तरह ठीक उसके पीछे अपीयर हुए। इससे पहले कि वो अपने पीछे हो रही मूवमेंट को डिटेक्ट कर पाती, उन्होंने पहले ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके मुंह और नाक को एक क्लॉथ से डेडली कवर कर दिया। ये क्लॉथ नॉकआउट मेडिसिन में पूरी तरह सोक्ड था। ये पूरा प्रोसेस एक लाइटनिंग जितना फास्ट था। झोंग शीशी को रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिला और नेक्स्ट सेकंड उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो डायरेक्टली बेहोश हो गई। ये देखकर ली क्यांग ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर झोंग शीशी की उस लिम्प बॉडी को सपोर्ट किया। उन्होंने अपनी पलकें झुकाकर अपनी बाहों में पड़ी उस अनकाइंड झोंग शीशी की तरफ देखा। उनका एक्सप्रेशन पूरी तरह कम्प्लेक्सिटी और उस हेल्पलेसनेस से भरा था जिसे छुपाना मुश्किल था। यंग मास्टर शेन, नेक्स्ट टाइम क्या आप इस तरह की डर्टी थिंग के लिए किसी और पर्सन को चेंज कर सकते हैं? अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं सच में इसे हैंडल करने में अबिट अनेबल फील करूंगा। और इसी के साथ हमारी वीडियो एंड पर आती है गाइज, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मनवा ऑनगोइंग है और सिर्फ कुछ चैप्टर्स बचे हैं मनवा को कैचअप करने में। मैं 10 से 15 चैप्टर्स के बाद नया पार्ट अपलोड करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमें कॉपीराइट स्ट्राइक मिले। हमारे चैनल पर पहले से ही 2 स्ट्राइक्स आ चुके हैं।